ऋचा की यात्रा सीजन 9 तक पहुंच चुकी है और ये सफर भी काफी लंबा और मुश्किलों भरा रहा है। तो इसीलिए आज मैं इस नए सीजन की शुरुआत एक ऐसी शख्सियत के साथ करना चाहती हूं जिनके जीवन की यात्रा बहुत ही प्रेरणादायी है। हमारे आपकी तरह उनके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव, आशा निराशा और हार जीत के पल आए। लेकिन जो अद्भुत बात है ना, वो ये है कि एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू, खासकर फेलियर्स को खुलकर हम सबके सामने रख दिया। चाहे उनका प्ले कुछ भी हो सकता है, उनकी किताबें हों या फिर उनके इंटरव्यूज, आप कुछ भी देखें, उनकी साफगोई और ईमानदारी आपके दिल को छू जाएगी। वो जैसे हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा बोलना चाहते हैं, वैसे ही आपको नजर आएंगे। कोई दिखावट, कोई बनावट नहीं। तो चलिए जिंदगी विद ऋचा के नए सीजन की शुरुआत करते हैं पद्म भूषण अनुपम खेर जी के साथ। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंडरफुल वंडरफुल। बहुत दिनों से मुझे इंतजार था और हम एक दूसरे को फोन कर रहे थे, बट आज हम ग्लैड कि हो गया। देखिए बस आज धज के आया हूँ आपके लिए। जब जो होना है तब वो होता है। हाँ। बट अनुपम जी, मैं बहुत स्लो रीडर मानी जाती हूँ। मतलब मैंने किताबें पढ़ने में मुझे बहुत समय लगता है, बट आपकी किताब में बहुत जल्दी पढ़ गई क्योंकि इतना इंटरेस्ट आ गया कि फिर वो रखी नहीं जा रही थी। जी। आपके जीवन का, जैसा मैंने भी कहा भी, चाहे आपका प्ले देखें, चाहे आपके इंटरव्यूज देखें, चाहे किताब पढ़ें, जो चीज़ एकदम स्टैंड आउट करती है वो आपकी ऑनेस्टी। और बॉलीवुड में सुनते हैं कि ऑनेस्टी इज नॉट अ वेरी गुड पॉलिसी। तो मैं यहाँ से बात शुरू करना चाहती हूँ कि इस पॉलिसी के साथ को लेकर आप इतने साल से चल रहे हैं, कितना मुश्किल रहा ये सफ़र? बिल्कुल ही मुश्किल नहीं रहा। ये डिसीजन मेरा है। और ऑनेस्ट होना तो सिखाया गया है कि घर वालों ने बोला है कि ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट होने से मेरे ऊपर बोझ नहीं रहता है ना। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू आर टेलिंग द ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट। तो मैं किसी भी प्रोफेशन में होता, मैं ऑनेस्ट ही होता, बिकॉज वही मुझे आता है। पर मैं बेवकूफ़ तरीके से ऑनेस्ट नहीं हूँ। आई एम एन ऑनेस्ट बिकॉज आई बिलीव इन सर्टन थिंग्स। मुझे जिन चीज़ों में यकीन है, जिन चीज़ों पे मुझे भरोसा है, और जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वो मेरे को भी उतना ही पता होना चाहिए जितने लोगों को पता है। इसलिए मुझे जज करने में लोगों को परेशानी नहीं होती है। और जब मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, आपने तो किताब पढ़ी है, वो ऑनेस्ट लोगों का परिवार था। क्योंकि तब देश आज़ाद हुए 8 साल हुए थे, टू बी प्रिसाइज। तो ऑनेस्टी वॉज एट इट्स पीक, बिकॉज देश के लिए लड़ रहे थे। या तो मेरे दादाजी थे या मेरे पिताजी रह चुके थे उस दौर में। और एक ख़ास ये था कि भाई मुद्दा एक ही था कि देश को आज़ाद कराना है, और हम अपने आप से जूझ रहे थे। आज़ादी के बाद के स्ट्रगल, आज़ादी के बाद के स्ट्रगल से थे, एडजस्ट कर रहे थे। तो मेरे एक किस्सा था जो मेरे जहन में बहुत ही स्ट्रांगली रहा था। वो मेरे दादाजी का किस्सा था। जब वो शिमला में सड़क बनने का काम चल रहा था हेलीपैड के लिए, तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने उनको 30,000 रुपये की रिश्वत देने की कोशिश की थी। और तो दादाजी ने रेजिग्नेशन ही दे दिया उस नौकरी से। तो उनके सुपीरियर ने उनसे कहा कि भाई आप रेजिग्नेशन क्यों दे रहे हो, आप मत लो 30,000 रुपये। तो कहते नहीं सर, आज मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं रिश्वत नहीं ले रहा हूँ। कल को हो सकता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए मुझे उस नौकरी में रहना ही नहीं जहाँ एक ना एक दिन मुझे रिश्वत लेने का मोह हो जाए। ओह माय गॉड। सो दैट स्टेड विद मी कि यार मेरे दादाजी, फिर मैं उनके साथ बहुत साल, जब तक उनका स्वर्गवास नहीं हुआ, मैं बहुत उनसे प्रभावित था। ही वॉज ए वेरी लर्नड पर्सन। माई फादर वॉज एन ऑर्डनरी पर्सन बट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फादर। तो जो भी आसपास थे, वो मेरे टीचर उन दिनों बड़े ऑनेस्ट हुआ करते थे। सब लोग जो थे कि एक जोश था, एक नई नई आज़ादी मिली थी। अब मैं उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता हूँ। फिर जब मैं नेशन बिल्डिंग का टाइम था, आई थिंक, मुझे लगा ना। फिर जब मैं दिल्ली गया, अच्छा पहली बार चंडीगढ़ गया एक्टिंग का कोर्स करने के लिए, ऑडिशन देने। तो मैं स्मार्ट भी था कि भाई ऑडिशन में मुझे एक्टिंग तो उतनी ज़्यादा नहीं आती जितने सारे लोग हैं। बड़े हमारे हैरी बवेजा अभी भी हैं, मेरे दोस्त हैं, वो मेरे उसी दिन उस साल वो भी आए थे, फिल्में भी बनाई उन्होंने बहुत सारी। उस साल वो भी थे हमारे क्लास में। तो वो बड़ी फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोल रहे थे। बट मतलब वो बिल्कुल पब्लिक स्कूल के थे और ऐसा बोल रहे थे। तो मैं बड़ा
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स खा गया। तो मैंने कहा कि मेरी खासियत यह है कि मैं शिमला से हूँ। शिमला जो था वो छोटा शहर था, हिल स्टेशन था। तो मेरे को सिर्फ मैं 10 बार रिहर्सल करता रहा मन में कि मैं इसको हैरी को बोलूँगा आई एम अनुपम खेर, आई एम फ्रॉम शिमला। तो वो मुझे आज तक ये बोलता है, इतने से इस बात को हुए कुछ 50 साल हो गए। तो फिर जब मैंने ऑडिशन में इंस्टेड ऑफ डूइंग द मैंस ऑडिशन मैंने औरत का, वसंत सेना का ऑडिशन दिया। फिर जब मैं, तो सब ये सिलसिला चलता रहा और मुझे लगता रहा कि ऑनेस्टी का प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं, वो तो एक वे ऑफ लाइफ है। पर शायद हम उस वर्ल्ड में रह रहे हैं जिस वर्ल्ड में नॉट ओनली इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री, बट हम आसपास भी देखते हैं कि ऑनेस्ट लोगों को ज़्यादा लोग पॉइंट आउट नहीं करते हैं। सो आपका ये पहला सवाल कि आप ऑनेस्ट हैं इज अ वे ऑफ लाइफ। कई बार लोग एरोगेंट भी तो समझते हैं ना कि अरे ये अब आपके मन में जो था आपने बोल दिया, अब सामने वाले को नहीं अच्छा लगा। नहीं, इसीलिए मैंने पहले आपको कहा कि मैं ऑनेस्ट हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं सेंसिटिव हूँ कि मतलब उसका भी एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि मेरे दादाजी एक बारी खाना खा रहे थे और मेरी, आई थिंक सबसे बड़ी बात ये रही है कि मैंने अपना बचपन एक फिल्म की तरह देखा है। हाँ। और बिकॉज हम सब लोग 14 लोग एक परिवार में रहते थे तो मुझे सब कुछ याद है। तो मेरे दादाजी खाना खा रहे थे और खाना खाते समय मुंह से आवाज़ कर रहे थे। तो मेरी माँ ने उनसे पूछा, जो उनको खाना परोस रही थी, उन्होंने कहा बाबूजी आप ये खाना खाते समय कितनी आवाज़ करते हैं? तो उन्होंने उनको कहा कि बेटा मुझे तो मज़ा आ रहा है, प्रॉब्लम तेरी है। तो एरोगेंट नहीं, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी, आई एम सेंसिटिव इनफ टू नॉट हर्ट। जैसे मुझे मेरे सेक्रेटरी ने, जब मैं बॉम्बे में फिल्मों में आ गया, उन्होंने कहा कि भाई आपको विग पहननी पड़ेगी क्योंकि आप तो आपके तो बाल नहीं, आप गंजे हैं। तो मुझे लगा मैं विग पहनूंगा, सारी दुनिया को पता होगा मैंने विग पहनी हुई है, मुझे ही पता होगा मैंने विग पहनी हुई है, फिर भी हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं नॉर्मल हूँ। तो मैं क्यों ऐसा करूँगा? आई थिंक आई वाज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट बीइंग ऑनेस्ट इज अ वेरी ग्रेट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट. You don't have to carry the burden of being honest. The other people have to carry that. But no, I will purposely never hurt anybody. मेरे में है ही नहीं वो। कभी आप परेशानी में पड़े जिसके बाद अगर आपने पीछे मुड़ के देखा तो आपको लगा अरे मैं ये ना सच बोलता तो ये काम ज़्यादा आसानी से हो जाता, ये इतना प्रॉब्लम भी नहीं आती? बट मैं अगर समझ में आ भी जाता पर मैं कर नहीं सकता ना, मेरे डीएनए में नहीं है। आई एम स्मार्ट, अगेन आई एम सेइंग दैट बिकॉज ऑनेस्टी के साथ कभी कोई जुड़ता है कि बेवकूफ़ आदमी है। अरे सब कुछ मुंह फट है। मुंह फट होने में और ऑनेस्ट होने में फ़र्क है। मुंह फट आप तब भी हो सकते हैं कि सामने वाले को हर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, ये क्या पहन के आ गई, तुम कैसी लग रही हो, क्या ये क्या किया? नहीं जैसे मैं किसी के घर खाना खाने जाता हूँ, अब तो नहीं, जब मैं और किरण जाते थे तो मेरे को जल्दी खाना खाने की आदत है। अच्छा। या अगर मुझे खाना नहीं अच्छा लगता, दिन रात में जल्दी, रात को हमारे यहाँ पार्टी में बहुत लेट खाना खाते हैं, मेरे को 9:30-10 बजे भूख लग जाती थी तब, अब तो 7:30-8 बजे खा लेता हूँ। तो और दूसरी बात मेरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर खाना अच्छा नहीं है तो मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। तो जो होस्टेस होती थी वो पूछती थी कैसा लगा? मैं कहता था कि ये अच्छा है, ये ठीक हो सकता था। तो किरण मेरी तरफ देखती थी, तुम पागल हो गए हो? तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, कुछ चुप रहा करो और ऐसे ऐसे करा करो। हाँ, बट तकलीफ भी होती है बिकॉज पीपल डोंट लाइक, इन द वर्ल्ड वेयर देयर इज ऑनेस्टी इज ए रेयरिटी, पीपल डोंट लाइक पीपल हु आर ऑनेस्ट। अब मैं थोड़ा उस बारे में बात करूंगी जो मैंने कहा कि हम लोगों के साथ भी, आम जिंदगी भी, अब तो क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया ना, लोग कहते हैं बस सब कुछ अच्छा अच्छा फेसबुक पे दिखा दो, कैसा लगता है बस सब बहुत अच्छा है। आपने अपनी किताब में, अपने प्ले में सब कुछ जो खोल के रख दिया, वो प्रोसेस कितना मुश्किल होता है? कई बार ऐसा होता है कि कुछ लिखा फिर लगा कि नहीं ये दुनिया को क्यों बताना है। व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ अब ये लिखने की क्रिएटिव जो ऑनेस्टी रही आपकी? नहीं, देखिए जब मैं 2002-2003 में जब मैं टीवी टाइकून बनना चाहता था मिस्टर बच्चन की तरह, और मेरे 7-8 सीरियल अलग अलग चैनल्स पे हुआ करता, जब आपका चेक बाउंस हो गया था। हाँ, तो एल चैनल होता था, जी, ये सब बहुत सारे, सोनी, ये सब, इन सब पे। और मैंने वो चूँकि शूट करने थे तो उसके लिए मैंने उधार लिया था। अब मुझे नहीं पता था कि मैं उधार पर मंथ 3% दे रहा था।
फिर मैंने एक बंगला, मेरे मुझे सेक्रेटरी अशोक पंजाबी जी मेरे लिए, मुझसे ज़्यादा एम्बिशियस थे मेरे लिए। उन्होंने कहा कि ये बंगला बिक रहा है 25 लाख का है, आप देखिए 50 फिल्में कर रहे हैं, तो 2-2 लाख भी अगर आप ले रहे हैं उस ज़माने में, तो आपके पास ऑलरेडी 100 लाख हो गया, तो आप ले लीजिए आराम से। वो ले तो लिया, मगर वो 2-2 लाख पूरे साल में मिलते थे। वो ये उसके लिए फिर मैंने पैसा लिया किसी से, तो 75,000 रुपया मेरा उस पर मंथ जाता था, ये एज सूद। हाँ। तो असल जा ही नहीं रहा था, और फिर मुझे फाइनली वो बंगला बेचना पड़ा रमेश सिप्पी जी को, शोले वाले रमेश सिप्पी जी को। सो आई वांटेड टू बिकम, टिल वन डे माय चार्टर्ड अकाउंटेंट सेड कीजिए आपका तो घर और ऑफिस दोनों गिरवी हैं, यू आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। एट दैट टाइम आयरॉनिकली पेंगुइन एंड हार्पर कॉलिंस वो मेरे पास आए कि जी हम चाहते हैं आप अपनी जीवनी लिखें। मैंने कहा बड़े गलत टाइम पे आए मेरे पास, बट एनीवे आई सेड मैं नहीं लिख सकता, मुझे नहीं आता, मैं कैसे लिखूंगा, मुझे पता नहीं अभी तो, और इट्स टू अर्ली। फिर मुझे याद आया कि कुरोसावा जापानीज़ डायरेक्टर ने अपनी 50 साल की उम्र में अपनी जीवनी लिख दी थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी लिखता हूँ। तो मैंने कहा पर मुझे लिखना नहीं आता। उन्होंने कोई बात नहीं, आप रिकॉर्ड कर दीजिए जो भी आपका जीवन है, और फिर हम ट्रांसक्राइब कर देंगे, फिर हम आपके पास भेज देंगे कि कैसा है। तो जब मैंने तो मैं रोज़ रिकॉर्ड करता था, तो 2-3 महीने बाद कुछ कम से कम 10 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई। और जब मैंने वो सुनी तो मैं बहुत हंस रहा था, बिकॉज मैं अपने सारे फेलियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन पर हंस रहा था। जब मैंने वो सुना, एंड इट वाज अ रियली फनी स्टोरी, जैसे मेरे जन्म का है कि मैं पैदा होते ही एक अंग्रेज़ नर्स ने मुझे कहा था कि मैं इसको अडॉप्ट करना चाहती हूँ, तो फिर मेरे को लगा कि मैं पहले दिन से ही डिमांड में आ गया था। तो मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि मैं एक्टर हूँ, आई शुड परफॉर्म इट रादर देन राइट इट। तो फिर वो 10 घंटे का करा के क्रंच करके वो 2.5 घंटे का प्ले बना, एंड दैट बिकेम द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी ऑफ माई लाइफ। उसके लगभग मैं 450 शोज़ कर चुका हूँ। और तो वो जब ऑलमोस्ट 400 शोज़ हो चुके थे उसके, फिर अशोक चोपड़ा जो हमारे हे हाउस के पब्लिशर हैं, उन्होंने कहा कि इसको लिखते हैं। देन एलेबोरेटली वो न्यूयॉर्क आए, फिर हमने काफ़ी दिन बैठा इस पर काम किया और लिखा मैंने उसके बारे में। बट एक्चुअली ये किताब ना, मुझे लगता है कि हर ऐसे व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो किसी भी मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। मैं दिखाता हूँ इन लोगों को ये किताब। वो मैं आप कटआउट डालने वाले थे, मगर मैं दिल किया मेरा। हाँ, क्योंकि क्या होता है किसी की लाइफ मतलब मैं अपना चेहरा ढक दूं। हाँ, ऐसे हुई, फिर थोड़ा ऐसे हो जाती है आपकी, तो ऐसे 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 चलती है। जिंदगी वैसी ही होती है ना, जिंदगी ऐसी कुछ ज्यादा ही है मुझे लगा, बिकॉज आई एम ए विटनेस टू माई लाइफ। देखिए छोटे शहर में टाइम बहुत होता है हर चीज़ नोटिस करने का, और वो भी पहाड़ों पे ख़त्म ही नहीं होता दिन, और जब दिन ख़त्म होता तो एकदम ख़त्म हो जाता है। हाँ, एकदम है कि नहीं? तो आई थिंक आई नोटिस्ड एवरीथिंग एंड आई वाज अगेन ऑनेस्ट टू राइट वॉट एवर आई कुड राइट। बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं, तो जैसे किसी की भी ज़िंदगी में, अगर आप, मैं इसीलिए कहता हूँ कि जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, इवन दो वेदर दे आर कैमरा पीपल और वेदर आर फ्रेंड ओवर हेयर, सबकी लाइफ पे एक बायोपिक बन सकता है। The only difference is that we decide to live life of an ordinary person. Everybody is extraordinary. जो जहाँ तक पहुँचा है, जो जिस भी हालत में, चाहे वो ये कैमरामैन हो, ये कैमरामैन हो, चाहे वो कोई भी है, हमारे मित्र यहाँ पर जो बैठे हैं, जो मुझे घूर सबकी लाइफ ऑटोबायोग्राफी बड़ी कमाल की है। कौन से गांव से निकले हैं, कौन से पहुंचे हैं, शिमला में मैं निकला, फिर कहाँ पहुंचे, फिर यहाँ आके पहली नौकरी मुझे क्या मिली, फिर मैंने कहाँ गया, फिर मैं बैग उठा के घूमा था, फिर ये तो कहानी सबकी अच्छी है। बट वी एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज़। मुझे लगता था, क्योंकि मैं गरीब परिवार से था, मेरे अंदर कोई खासियत नहीं थी, मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर मैं ये किससे सुनाया करूँगा। मैं अपने बेंच पर, प्रकार होती है ना, प्रकार, कैंपस कंपस, उससे मैं अपना नाम खोदता था, अनुपम खेर। और मैं अपने दोस्त को कहता था, विजय सहगल को, कि बहुत साल बाद जब यहाँ कोई बैठेगा तो कहेगा अरे अनुपम खेर यहाँ बैठता था। फिर वो चीरियोज, कोई पता नहीं, दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कोई कुछ होने वाला है। चीरियोज की किताब होती थी वो जो एस्ट्रोलॉजी की, 15 पीपल बॉर्न अंडर दिस साइन, तो मैं पाइसियन हूँ,
तो 15 के बाद 16वां नंबर में लिखता था अनुपम खेर। ओह माय गॉड। तो आई थिंक ये इसी को बाद में फिर हमने बाकी लोगों की किताबों में पढ़ा कि इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं, हाँ, बट आई थिंक दैट वाज व्हाट इट ये वाज। कैसे, क्योंकि इतना 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 सिंपल आपका परिवार था, सरकारी नौकरी में फादर, ग्रैंडफादर, तो ये कहाँ से आ रहा था? किसी को रिश्तेदारी में भी कि किसी को देखा तो नहीं था आपने जो फेमस था या जो एक्टर था? आई ऑलवेज, अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी डिफरेंट, क्योंकि पढ़ाई में तो 38% ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, वो भी आपने सुन लिया कि कोई खेलकूद में भी कुछ खास नहीं था। वो पीटी टीचर दौड़ता हुआ देख के बोला था कि रुक जा, अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। सो तो मैं फिर लोगों की नकलें उतारता था, टीचर्स की, दादा दादी की, चाचा जी की, पिताजी की। तो वो कहते थे अरे वो नकल वाले लड़के को लेकर आओ। तो एक नाम पड़ गया कि जो कॉपी करता है। मैंने 28 साल की उम्र में 65 साल के बुजुर्ग का रोल किया। मैंने हिंदी फिल्मों में टाइप कास्टिंग के मिथ को तोड़ा कि भाई जो पहला रोल होता है पूरी ज़िंदगी वही करते हैं। तो मैं डॉक्टर डैंग भी कर रहा था, राम लखन भी कर रहा था, डैडी भी कर रहा था और बहुत सारी फिल्में भी कर रहा था। आई थिंक दिस इज़ इनेट डिज़ायर टू बी डिफरेंट। और वही मैंने किताबें अंग्रेज़ी में लिखी हैं, मैं हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ और मुझे लिखना चाहिए किताब फिल्मों के बारे में या एक्टिंग के बारे में, मैंने तो जीवन के बारे में लिखी है। बहुत इंस्पिरेशनल किताब है। हाँ, तो आई थिंक चूंकि मैं जीवन को देखता हूँ और मुझे ऑर्डिनरीनेस से वो क्या फ़ायदा हुआ कि अगर मैं जो सब कर सकती हूँ वो मैं कर सकता था, पर वो मैं खेल कूद में नहीं कर सकता था, पढ़ाई में नहीं कर सकता था। हाँ, जब मैं ड्रामा स्कूल में गया फर्स्ट ईयर में तो मुझे गोल्ड मेडल मिला। फिर मुझे लगा कि यहाँ आकर मैं अगर विग लगा लूँ तो फिर तो मैं बाकियों जैसा दिखूँगा, सो लेट मी स्टे एज आई एम। फिर मुझे लगा कि अंग्रेज़ी फिल्मों में, अंग्रेज़ी सीरियल में मुझे काम करना चाहिए था। अंग्रेज़ी तो बोलनी आती नहीं है, बट आई हैव डन मैक्सिमम। तो क्या किया आपने? सीखी क्या मतलब कोई ट्यूटर लगा नहीं, कर मैं सीखी पढ़ या लेता फिर? था। हाँ। जो हिंदी मीडियम स्कूल वालों का कॉम्प्लेक्स होता है, मैं पढ़ लेता था, लिख लेता था, बोल नहीं पाता था। तो मेरे एक चाचा जी हैं, अभी भी हैं, PL खेर जी। वो हमारे पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे आफ्टर माई ग्रैंडफादर। तो उन्होंने कहा, मैंने जब बॉम्बे आया तो मुझे लगा कि लोग मुझे सुनते नहीं हैं, हालांकि मैं इनसे ज़्यादा जानता हूँ, पर क्योंकि मैं हिंदी में नहीं बोल पाता हूँ, इंग्लिश में, ये तो इंग्लिश में नहीं बोल पाता हूँ, तो ये मेरे को सुनने नहीं दे रहे। तो मैंने चाचा जी को बोला कि क्या करूँ। तो उन्होंने कहा बेटा कोई भी लैंग्वेज जो है वो बोलने से ही आती है, तो डिसाइड कर लो। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं 4 से लेकर 6 बजे तक सिर्फ अंग्रेज़ी में बात करूँगा। तो मेरे सारे दोस्त मुंबई के भाग जाते थे, आ गया अंग्रेज़ी में बर्बाद करेगा। पर मैंने धीरे धीरे बोलना सीख लिया। और फेलियर का मुझे डर बहुत साल पहले पिताजी ने निकाल दिया था कि फेलियर इज़ एन इवेंट नेवर ए पर्सन। जब आपका रिजल्ट आया था? जब मेरा रिजल्ट आया था, तो वो पूरी अल्फ़ा रेस्टोरेंट की पूरी जो कहानी है। सो अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं और आपको फेलियर का डर नहीं है तो ये तो बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपको ट्राई करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है ना। सो आई थिंक दैट वाज। और मैं ढर्रे की ज़िंदगी नहीं जीता हूँ आज भी। मैं सबको बोलता हूँ कि यार ये जैसी एक सर्टन एज का हुआ, सब लोग गाना बोलना शुरू कर देते हैं, वेटरन, लेजेंड, थेस्पियन। तो मैंने सबको मना किया हुआ है कि मुझे इन नामों से प्लीज़ एड्रेस मत करिए, और मुझे अगले 20 साल तक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का सोचना भी मत। बिकॉज दुनिया जो है ना वो आपको एक मोल्ड में डालना चाहती है। हाँ, नहीं, ऑल्सो एक मोल्ड में डालना चाहती है ताकि उनके लिए आसान हो जाए। ये मीडियोकर है, ये ब्रिलियंट है, ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये कैरेक्टर एक्टर है, ये विलन है। दे वांट टू मेक देयर लाइफ इजी। आई डोंट वांट टू लिव ऑन देयर टर्म्स एट ऑल। तो आप दिस बुक इज कॉल्ड लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। और सारे जो लेसन्स होते हैं वो अननोइंगली ही सीखता है इंसान। नहीं, मैं एक्चुअली जब पढ़ रही थी तो आजकल अब इतना सब हो गया ना, पेरेंटिंग और ये सब, और अनुपम जी के पेरेंट्स के जो इंसिडेंट हैं वो ऐसा लगता है कि हमारे पहले के पेरेंट्स वो पेरेंटिंग कितनी अच्छी करते थे और नेचुरली करते थे। बिल्कुल, इतने ज्ञान की जरूरत नहीं थी जो आजकल दिया जाता है। ओह माय गॉड, हाँ, हिलेरियस है आजकल, हिलेरियस पेरेंटिंग होती है। पेरेंटिंग काउंसलर्स होते हैं, सेशंस होते हैं कि आप अपने बच्चे को ऐसे पालिए। आपके फादर ने वो एक एग्जाम्पल, आप लोग प्लीज वो पढ़िए या देखिए। जब अनुपम जी फेल हुए तो इनके पिता इनको कुछ बढ़िया खिलाने ले गए। मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था तो शिमला में
रिजल्ट जो है वो 2 महीने बाद आते थे। मगर स्कूल वाले आपको 11वीं क्लास में बिठा देते थे और 11वीं क्लास में 2 महीने बैठने के बाद आपका रिजल्ट आता था और अगर आप फेल हो गए तो आपको वापस बिठाया जाता था 10वीं में। तो उससे ज़्यादा डिमोशन की फीलिंग कहीं होती ही नहीं थी। तो मेरे पिताजी बोर्ड में किसी को जानते थे। तो एक दिन मैं 11वीं क्लास में बैठा था तो पिताजी आए स्कूल में 3-3:30 बजे करीब और उन्होंने कहा कि छुट्टी कर लेते हैं, चलो आ जाओ। ये तो एक पहलू है कहानी का। दूसरा पहलू ये है कि शिमला में जो एक हाई स्टैंडर्ड जो रेस्टोरेंट था वो अल्फ़ा रेस्टोरेंट था, वो माल रोड पर है। तो हम अभी है? अभी भी है। तो हम जो 14 लोग थे अपनी फैमिली में रहने वाले, चाचा ताया वगैरह उनके बच्चे, उनमें से 4 लोग, मैं, मेरा छोटा भाई राजू, मेरे पिताजी और मेरे माताजी 6 महीने में एक बार उस अल्फ़ा रेस्टोरेंट में जाते थे। वहाँ पर हमारा फिक्स्ड मेन्यू होता था, मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री, एस्प्रेसो कॉफ़ी। हम वो खाते थे चुपचाप, ऐसा नहीं कि बड़ी एनिमेटेड से बात करते थे, चुपचाप खाते थे। मेरे पिताजी बिल आते थे तो 50 पैसे टिप आते थे और निकल जाते थे। अब 2 महीने हो चुके थे, हम 2-3 महीने हो चुके थे, मुझे पता था कि अभी 3 महीने के बाद जाना है अल्फ़ा। तो पिताजी जब स्कूल से बाहर लेके आए तो बोले कि कहाँ चलेगा? तो मैंने कहा अभी अल्फ़ा तो बोल नहीं सकता। तो मैंने कहा नत्थू स्वीट्स चलते हैं। कहते नहीं अल्फ़ा चलेगा। मैंने कहा अभी तो गए थे, कैसे जा सकते हैं? कहते नहीं चलो। तो वहाँ ले गए। अब मुझे लगा यहाँ पर ये ना सिर्फ एक ही चीज़ ऑर्डर करेंगे, या कॉफ़ी बिकॉज महीने का वो टाइम है, या एस्प्रेसो कॉफ़ी या मटन समोसा। पर उन्होंने तीनों चीज़ें ऑर्डर की, मेरे लिए भी और अपने लिए भी। तो फिर मुझे टेंशन हो गई। मैंने कहा आपको कोई चोट वोट लगी है, याददाश्त तबीयत ठीक नहीं है, आप माताजी को कहीं छोड़ वोड़ तो नहीं रहे, या आपके बढ़ गई है, तनख्वाह बढ़ गई है, प्रमोशन हो गया है? तो उन्होंने कहा नहीं तू खाना। तो मैंने खा लिया, ख़त्म। जब बिल आया तो 50 पैसे की जगह उन्होंने 1 रुपया रखा टिप पे। तो फिर मैंने कहा क्या है, आप बता क्यों नहीं रहे? कहते मैं एजुकेशन बोर्ड गया था तेरा रिजल्ट पता करने, तू फेल हो गया है। सबने कहा फेल हो गया तो ये क्या कर रहे हो? कहते मैं तुम्हारा फेलियर सेलिब्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि आगे ज़िंदगी में बहुत सारे मौके आएंगे जब तुम फेल हो जाओगे, तो उसे घबराना मत। कभी बहुत ज़्यादा टेंशन होगी तो मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफ़ी मंगा लेना। नौ अभी 15 साल के लड़के को उसके एक ऑर्डिनरी क्लर्क फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इस तरह का लेसन दे रहे हैं, तो दुनिया की क्या ताकत है कि वो मुझे डराए? क्योंकि फेलियर का डर चला गया। हम गरीब थे तो 14 लोग और हम बड़े खुश रहते थे। तो मैंने दादाजी से एक दिन पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं, इतने खुश क्यों हैं अभी? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है। तो एक तरफ गरीबी का डर निकल गया, एक तरफ फेलियर का डर निकल गया। और फिर पिताजी ने 1955 में नाम रख दिया अनुपम। मैंने कहा इनको 55 में पता था कि मैं कैसे पता लग गया कि अनुपम किस्म का नाम होता होगा? जब मैंने वो ढूंढा तो उसमें लिखा जिसकी उपमा ना हो, अनकम्पेरेबल। और बेचारे फिर उनकी सारी क्रिएटिविटी मेरे भाई के उसमें चली गई, विजय रख दिया नाम उसका। तो मेरा भाई बड़ा परेशान होता है, ये तेरा नाम अनुपम और मेरा नाम विजय है। तो आई थिंक I wrote my own destiny with the help of my family. But do you still celebrate failures? Of course I celebrate failure every single day. तन्वी नहीं चली है, तन्वी द ग्रेट नहीं चली है। But yesterday I decided कि यार अभी मुझे इस बारे में जब मैंने आज सुबह ही MM करीम सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैंने इस फिल्म को बनाने में ये 4 साल या 3.5 साल मेरी ज़िंदगी के बेस्ट टाइम रहा है, which is priceless. The film itself is priceless. मैं क्या परेशान हो रहा हूँ? मैं उस होड़ में लगा हुआ हूँ कि नहीं वो आई थिंक बिकॉज साइक कर दिया लोगों ने कि फिल्म शुड डू वेरी वेल, बट so many classic films have not done well. बट मुझे फेलियर से that doesn't mean that इसका एक ऐसा रिएक्शन नहीं होता। I want to go through the process and then I rise out of it like a phoenix. तो ऑल्सो आई थिंक अब बात करते करते लगने लगा है कि आपके बहुत सारे लोग आपका ये हमारा इंटरव्यू देखते हैं, तो देर आर वेरी लेस सोर्सेज इन रियल लाइफ टू इंस्पायर पीपल। जब मैं बॉम्बे आया था, मुंबई आया था, तो मैं बहुत सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ता था। खासकर जब मैंने चैपलिन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी तो मुझे लगा था यार मेरा भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इसका भी जीवन वैसा ही था जैसा मेरा था। हिम्मत मिलती है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट योर लाइफ, ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं। देखिए मेरे से बहुत कामयाब लोग हैं फिल्मों में,
बहुत जो much more successful, much more money, but I have earned respect by being honest. क्योंकि honesty is very attractive in real life. People find it. जब मुझे आम आदमी मिलते हैं ना, तो वो मेरे साथ फोटो इसलिए नहीं खिंचाते कि अनुपम खेर एक एक्टर है, इसलिए खिंचाते हैं, फोटो खिंचाते हैं जी आपका मैंने पॉडकास्ट देखा या आपकी बातें सुनता हूँ मैं जी, बहुत अच्छा लगता है, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे घर वाले सब आपकी बड़ी इज्जत करते हैं. वो रिलेट कर पाते हैं. हाँ, आपने अपने एंड ऑल्सो रेफरेंस पॉइंट बनता है. हाँ, क्योंकि आपने क्या हुआ जो मैंने बोला भी कि आप सेलिब्रिटी होने के बावजूद आपने वो आम आदमी वाला अपना कनेक्शन नहीं छोड़ा. नहीं तो बहुत लोग नहीं बात करना चाहते, नहीं बताना चाहते कि अरे क्या क्या बताना कि कितने गरीबी वाले दिन देखे थे, कैसा कैसा हुआ था, कपड़े नहीं थे, ये नहीं था. आपने चूंकि वो छोड़ा नहीं ना वो सिरा, बिकॉज वो तो सच जो है वही तो मुझे शक्ति देता है. तो उससे लाखों लोग जुड़ जाते हैं. इसलिए मुझे फेलियर का डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं हमेशा उस बात पे चला जाता हूँ कि 3 जून 1981 को जब मैं लखनऊ से मुंबई उतरा था तो मेरी जेब में 37 रुपये थे. तो ऐसा कोई फेलियर मेरी लाइफ में नहीं होगा जब मेरे पास सिर्फ 37 रुपये रह जाएंगे. तो द मोमेंट यू डू दैट लाइफ बिकम्स ईजी. और लाइफ ईजी ही है, हम उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं बिना किसी बात के ख्वाहिशें की. ठीक है, ख्वाहिश, मेरे को बहुत एम्बिशन है. आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट एक्टर एवर. आई वॉन्ट टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑल्सो. रिच और मनी नो, सक्सेसफुल पर्सन आई सेड. नहीं मतलब और पैसा भी चाहिए. नहीं, हमें पैसा चाहिए होता तो मैं किराए के मकान में नहीं रहता. मैं किराए के मकान में रहता हूँ क्योंकि 10 साल पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं चाहिए घर. हमने मेरा जो घर था हमने वो बेचा, इनफैक्ट आलिया ने लिया था, और उसके बाद हम दूसरी जगह शिफ्ट कर गए किरोनर में, ताकि हम जब तक ढूंढेंगे तब तक यहाँ रहते हैं. उसको ढूंढने में 4 साल लग गए. तब किरण MP बन गई, वो चंडीगढ़ चली गई. फिर एक दिन मैंने सोचा कि क्यों, किसके लिए ढूंढ रहे हैं हम. तो अभी हमने वहाँ रहना शुरू किया. तो फिर मुझे लगा आसान है. सिर्फ माँ को एक घर चाहिए था शिमला में, हुआ आपने. क्योंकि एक दिन उन्होंने सडनली मुझसे कहा, फादर के डेथ के बाद अभी कुछ 5 साल पहले, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मम्मी अब तो तुम्हारी ऐश है, आप मज़े से रह रहे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ चाहिए क्या. आई वाज ट्राइंग टू बी लिटिल फ्लैम्बॉयंट. तो उन्होंने कहा कि मुझे शिमला में घर चाहिए. शिमला में क्यों घर चाहिए, वहाँ तो कोई रहता नहीं. कहते नहीं, मैं 59 ईयर्स वहाँ पर किराए के मकान में रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा शिमला में घर हो जिसकी मैं मालकिन हूँ. फिर हमने शिमला में घर लिया. कहते नहीं, एक कमरा और एक बेडरूम चाहिए, 1 बेडरूम हॉल चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए बस. तो मैंने उनको 8 बेडरूम का घर लेके दिया, जिसको अभी हमने फिर चेंज करके 4 बेडरूम बना दिया. अच्छा. तो नाराज़ हो गई, इतने सारे कमरों की लाइटें ऑफ करती रहूँगी, नल का पानी खुला रह जाएगा. उनकी अपनी मिडिल क्लास मेंटालिटी रहती है. नहीं, वो जाती हैं समर्स में जाती हैं. अभी पिछले 2 साल से नहीं गई, क्योंकि अब से वो बाढ़ आने लगी है, तो उनके मन में एक थोड़ा सा वहम बैठ गया. बट इट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा. हम अंदर से सब, अगर हम अपने आप को ही भूल जाएं अच्छा जी, तो फिर क्या फ़ायदा उस सक्सेस का या उस फेलियर का. क्या बात, अंदर से कनेक्शन टूट. हाँ, सक्सेस. आज ही इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया मेरा, जिसमें लिखा है, हेडिंग उसकी है कि सक्सेस इज वेरी बोरिंग एंड वन डायमेंशनल. इट डज नॉट टीच यू एनीथिंग. सक्सेस विल ऑलवेज वांट टू गेट यू मोर. 10 करोड़ है, 20 करोड़ हो जाएं, 25 करोड़ हो जाएं, बट फेलियर कीप्स ऑन हेल्पिंग यू री इन्वेंट योर सेल्फ. क्या बात. और आपको अपने जिंदा होने का एहसास कराता है. यार ये इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, मैं अच्छा इंटरव्यू करती हूँ अभी, या मैं इस इंटरव्यू अच्छा नहीं बोला, अभी अच्छा करता हूँ, या मेरी ये फिल्म नहीं चली, अब मैं अच्छी कुछ बनाता हूँ, या कुछ ये नहीं हुआ. बिकॉज फेलियर कदम कदम पर इज़ वेरी इनोवेटिव एंड वेरी क्रिएटिव इफ़ यू टेक इट इन द. सेल्फ पिटी नहीं होनी चाहिए. सेल्फ पिटी मुझे होती है, बहुत अफसोस हुआ, करे बर्बाद हो गया, बट उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, बहुत मज़ा आता है जीने में. लोग जीना भूल गए हैं. सॉरी, मैं कुछ आध्यात्मिक टाइप से बातें कर रहा हूँ, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइफ इज़ वेरी सिंपल ऑन एनी लेवल. गांव में अभी भी सिंपल है, छोटे शहरों में अभी भी लोग सिंपल हैं. और जो आदमी बहुत कामयाब हो जाता है, उसको असूलन तो सिंपल हो जाना चाहिए, बिकॉज उसको सब कुछ मिल गया है, मगर वो भूख जाती नहीं है. जिस दिन ये आपको समझ में आ गया कि
जो है बहुत सारी चीज़ों के ना आंसर बाद में मिलते हैं लाइफ में। जब दादाजी सिखाते थे या टीचर सिखाते थे, या क्या बोलता है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, या जो मिल रहा है उसका शुक्र कर, जो नहीं मिल रहा उसका रंज मत कर। आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम the more you understand life, the simpler it becomes. And every day is a beautiful day. Actually देखा जाए तो आप दिल्ली से आई हैं बात करने, आप रिहर्सल कर रही थी इंट्रोडक्शन की, मैं अपने कमरे में बैठा था, मैं सोच रहा था इतने सारे शोज़ कर चुकी हैं, दैट इज़ व्हाट मेक्स यू कीप्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, बिकॉज यू आर एन अलाइव पर्सन। मैं जिस दिन मेरा थिएटर का शो होता है, मैं खाना नहीं खाता सारा दिन, घबराहट रहती है। मैं नर्वस, और नर्वस इज़ वेरी क्रिएटिव। नर्वसनेस तो आपको फिर अलग होने का जिंदा, तो सुबह उठो, आप काम करो। मैंने 2 शब्दों का इस्तेमाल पिता जी पिछले 32 साल से कॉन्शियसली नहीं किया है। एक, बोर हो गया हूँ, दूसरा मूड नहीं है। अच्छा। कॉन्शियसली दोनों चीज़ें आपको फॉल्स सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस देती है। मुझे ऐसा ये भी लगता है कि जो आदमी प्रिटेंड करता है वो अपने आप को पसंद नहीं करता है। That's why he or she is pretending to be somebody else. हाँ, it's as simple ना, that यार मैं ये जो मैं हूँ, मैं ऐसा नहीं। अब आप तो आप कुछ इमेजिन करिए, मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। Actually, what happens, ऋचा जी, the life has a moving circle of its own. But what I feel, अब ये बेवकूफ़ लगूंगा मैं, और आपको भी लगेगा कितना बेवकूफ़ आदमी है। हम उसकी एक्टिंग कैसे कर सकते हैं जो हम नहीं है। जो, हाँ, easiest thing in the world is to be yourself. क्या बात है, वाह। Easiest thing. The other thing my father used to say, the easiest thing in the world is to make somebody happy. So I think it's a law. There is so much of beauty. Sometimes you feel sad, sometimes you feel, but every morning when you get up and you say another beautiful day, you have to make it positive for yourself. You have to. अगर आप देखिए ज़िंदगी में, फिल्मों से तो उतना नहीं छू सकते आप लोगों को जितना अपने पर्सोना से छू सकते हैं। आपको सच बताऊं, क्योंकि हम लोग तो बीइंग जर्नलिस्ट इतने सेलिब्रिटी से मिलते हैं, कई बार अनुपम जी जीवन में ये हुआ है कि मिलते ही ना वो जो ये पर्सोना जो आप बात कर रहे हो ना, वो छवि एकदम टूट गई, टूट जाती और है, बड़ा हाँ। दुख होता है, क्योंकि स्क्रीन पर आप उस व्यक्ति को कुछ और सोच रहे थे, राइट, लेकिन जब आपके सामने आया तो आपको लगा, अरे या तो उसने कुछ एरोगेंस दिखा दी, या उसने कुछ टेढ़ी बात कर दी, या कुछ हल्की बात कर दी, और आपको लगा अरे इनको तो हम कितना। कल मैं फ्लाइट में, मैं तिरुपति गया था, तिरुपति से मैं बॉम्बे आ रहा था, तो कुछ लोग आके फ़ोटो में खिंचा रहे थे, तो एक साथ वाला आदमी मेरे साथ फ़ोटो नहीं खिंचाई उसने, पर वो मेरे को बोला थोड़ी देर बाद, जी आप में तो एरोगेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने कहा क्यों होनी चाहिए? जिस दिन ये फ़ोटो खिंचाना बंद कर देंगे उस दिन घबराहट होगी। तो कहता मगर मैंने आपको नहीं। मैंने कहा आप अपने आप को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं है, बट आई थिंक इट्स हाँ, कभी कभी लगता है कि यार ये जो मैं अपने आइडल को मिला, दैट्स व्हाई दे से दैट यू शुड नेवर ट्राई एंड मीट योर आइडल बिकॉज यू विल बी डिसइल्यूजन्ड, बिकॉज आपकी अपनी एक छवि बना दी है आपने कि ये ऐसा होगा या ये ऐसी होंगी। सेल्फ इम्पोर्टेंस जो है ना, वही लोग दिखाते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जिनको यकीन नहीं होता कि मैं इस पोजीशन पे पहुंच गया हूँ, मैं तो डिज़र्व नहीं करता था। जब आप बॉम्बे में कोई, या मुंबई में, बार बार बॉम्बे बोल रहा हूँ मैं बिकॉज जब मैं आया था तो इसका नाम बॉम्बे था, है ना। तो मुंबई में जब कोई इंसान आता है, खासकर हमारे प्रोफेशन में, तो आपके 4-5 चौधरी आपको मिल जाते हैं, वो आपको कहते हैं यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है। जब मैं यहाँ शुरू में आया तो मैं बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, सारे लिटरेचर वगैरह को जानता था, थिएटर करके आया था। थिएटर करके आया था, ड्रामा 3 से 4 साल की ट्रेनिंग करके आया था। तो किसी ने मुझे कहा कि बांद्रा में एक जगह है जहाँ पर स्ट्रगलिंग एक्टर्स बैठते हैं, तो आप वहाँ ज़रूर जाइए। तो मैं चला गया वहाँ पर, तो 5-6 लोग बैठे थे। अच्छा, मेरे को ज़्यादा पीने का शौक़ नहीं है, तो वो सब लोग कह रहे थे हम कॉफ़ी पी रहे हैं। तो मुझे लगा कॉफ़ी होगी और कॉफ़ी बोल रहे हैं, पर एक्चुअली वो एक देसी शराब है जिसको लोग कॉफ़ी बोलते हैं। अभी भी होती है वो, पता नहीं, ये तब की बात है। तो वहाँ जब मैं बैठा तो कॉफ़ी आई, तो कॉफ़ी का रंग कॉफ़ी जैसा नहीं लग रहा था, वो संतरे जैसा लग रहा था। तो मैंने कहा ये इसको तो मैं हाथ नहीं लगाता।
तो वहाँ पर जो आपस में बातचीत कर रहे थे कि मैं 8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ भाई साहब, वो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ये होता है। अब तुम आए हो भैया, देखो यहाँ पर तो पहली बात तो किसी से ज़्यादा बात नहीं करने की। मेरे को एक फ्लैश फॉरवर्ड गया कि 7-8 साल बाद मैं यहाँ बैठा हूँगा और मैं किसी न्यू कमर को कह रहा हूँ भैया 7 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ऐसे होता है ऐसे होता है। तो मैं दूसरे दिन उधर बैठा ही नहीं। आई यूज्ड टू वॉक and on the beaches alone. I used to travel in the local trains alone because comfort हो जाता है। अपने स्कूल में भी बोलता हूँ, अपना एक्टिंग स्कूल में, कि डोंट मेक योर लाइफ कंफर्टेबल, डिस्कम्फर्ट इज क्रिएटिव। डिस्कम्फर्ट होना चाहिए, परेशानी होनी चाहिए, दुख होना चाहिए, तभी तो आप पनपोगे। और अपना एक रूल बनाना चाहिए। मेरे पास सुबह उठ के कुछ करने को नहीं होता था। अब तो बड़े बड़े अलग अलग माध्यम हो गए हैं एक्टिंग काम ढूंढने के। आप कास्टिंग डायरेक्टर को मिलते हैं, अब तो प्रोड्यूसर्स मिलते ही नहीं हैं, डायरेक्टर्स मिलते ही नहीं हैं। इन 80s और 90s डायरेक्टर खुद मिलते थे। आपको खुद एक फिल्म डायरेक्टरी आती थी, उसमें से नंबर उठाते थे। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद उठा लेंगे। मुझे याद है जब पहली बार राही मासूम रज़ा साहब ने फ़ोन उठाया था तो मैं बड़ा खुश हुआ था। मैंने कहा जी कौन बोल, हाँ राही, हाँ बोले राही मासूम रज़ा जी से बात कर सकते? हाँ बोल रहा हूँ भैया, बोलो जल्दी बोलो। मैंने कहा जी मिलना चाहता हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ। हाँ ठीक है, कब मिलोगे ना, मिलना चाहते हैं? मैंने कहा जब आप टाइम दे दो। ठीक है, कल फ़ोन करो, सुबह 10 बजे बताता हूँ। सुबह 10 बजे फ़ोन किया मैंने, वो किसी और ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा राही साहब से बात करनी है। हाँ भैया बोलो। मैंने कहा आपको फ़ोन किया था। हाँ वो तुम ड्रामा स्कूल के हो, 2 बजे आ जाओ। तब ऐसे होता था। महेश भट्ट साहब को मैंने फ़ोन किया था, यस आई सेड आई एम फ्रॉम द नेशनल स्कूल, ओके कम टुमारो एट 10 o'clock। और कुछ होते थे कि जो मिलते ही नहीं थे। तो मैं किस टॉपिक पे ये बात शुरू हुई थी, आई फॉरगॉट। तो मैं उन दिनों ये अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म नहीं होते थे, कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होते थे, म्यूज़िक गाने का कोई शो नहीं होता था, रियलिटी शो, एक्टिंग का कोई रियलिटी शो नहीं होता था, इंस्टाग्राम रील नहीं होती थी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। उस समय बस जाके दर की भटकें खा के तब काम मिलता था। तो रूटीन नहीं होता था। तो मैं 2-3 दिन तक तो मुझे ठीक लगा कि अपने दोस्तों को मिल लिया। फिर उसके बाद मैं क्या करूं, बैठा रहता था। और कमरे में भी मेरे 3 और रूममेट्स थे। फिर मैंने रूटीन बनाया। मैंने कहा ज़िंदगी में रूटीन रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह 8 बजे उठकर छत को देखना आधे घंटे तक। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची? तो मैं, हाँ डायरी होती थी बस मेरी, सारी डायरी, सारे खत, सारे इंपॉर्टेंट पेपर। 2006 में जो बाढ़ आई थी उसमें सब चले गए। बट आप एक्चुअली लिखते थे कि छत को देखना है? हाँ मतलब एक, ताकि मेरे को फिर उसके बाद हलवाई की दुकान पे जाना है, फिर रेलवे स्टेशन पे पहुंचना है, फिर चरनी रोड तक ट्रेन लेनी है। आज ही मुझसे कोई दुबई से अपने पेरेंट्स के साथ एक बच्ची आई थी मिलने। उसमें मैंने कहा तुम एक काम करो, रूटीन रखो अपनी, क्योंकि रूटीन बहुत ज़रूरी है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद रूटीन नहीं रहती ना, जब तुम्हारे माँ बाप जो हैं बड़े दुखी हो जाते हैं। सो ये सब चीज़ें आई कैन रिकलेक्ट नाउ एंड से इट एज a some kind of an education or some kind of a lesson that life taught me unknowingly. knowingly नहीं सीख सकता इंसान। बट आज अगर आप अपने आप को देखते हैं तो जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि वो सब उसमें पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप एक्टर बन गए, जो आप बनना चाहते थे वो आप बन पाए? मैं ना एक शो करता था बच्चों के साथ, सेना समथिंग टू अनुपम। तो उसमें हम अलग अलग फिर स्पेशल शोज भी करते थे। तो एक बार हम मेंटली चैलेंज बच्चों को लेकर आए थे। तो उसमें एक बच्चे से, मैं सब बच्चों से पूछता था, तो मिक्स था, कुछ मेंटली चैलेंज बच्चे थे, कुछ तो किसी से पूछा। तो मैं उसमें हर बच्चे से सवाल पूछता था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे। तो कोई बोलता था डॉक्टर, जो उनके माता पिता सिखाते थे, बोल देना मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। कोई बोलता था डॉक्टर, कोई बोलता था इंजीनियर, कोई बोलता था राइटर। जब वो मैंने मेंटली चैलेंज बच्चे से पूछा कि बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो उसने कहा इंसान। आई वॉज सो हॉरिफाइड इन द सेंस, अ गुड सेंस, कि उस बच्चे ने बोला मैं इंसान बनना चाहता था। बिकॉज उसको बोलते होंगे उसके घर वाले, अरे यार तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। तो आपने कहा ना कि मैं वो बन गया हूँ, मैं एक्टर तो बन गया हूँ, मैंने बड़ा अच्छा काम किया। और मैं अभी जो मेरे पिछले 5 साल से मैं बेस्ट काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर, बिकॉज आई मेड माई जॉब डिफिकल्ट। तो ये ऑनेस्टी अच्छी लगती है। कोई कहता नहीं नहीं अभी तो ये, अभी तो आप कितने अच्छे से कह रहे हो मैं अच्छा एक्टर। हाँ दिस इज व्हाट इज, हाँ कोई तुलना ही नहीं है। और मैं ये एरोगेंटली नहीं, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कोई तुलना ही नहीं है। मतलब सारांश से लेकर तन्वी द ग्रेट तक कोई एक कैरेक्टर, जो उसमें दिल भी ले लीजिए,
उसमें शोला और शबनम भी ले लीजिए, मुझे आपका लम्हे उसमें लम्हे ले बहुत लीजिए, पसंद दिल है कि मानता नहीं ले और लीजिए, डैडी ले लीजिए। सो उसमें मुझे कभी कोई शक व शुबा नहीं था। अब मेरे लिए चैलेंज ये है कि बिकॉज जब आदमी इतना काम करता है तो आपको लगता है कि यार ये तो मैं आसानी से कर लूँगा। आपने इतने इंटरव्यूज़ किए हैं, आपको कभी होता है कॉम्पिटेंस आ जाती है ना कि हाँ भाई चलो बताओ अभी इनके बारे में थोड़ा सा बताओ, हाँ ठीक है, तो फिर आप कभी कमाल की कर ही नहीं सकती हैं। बट ये है कि अब जो भी मैं रूल करता हूँ उसको मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाना चाहता हूँ कि ये इमोशन है, जैसे मुझे बोलना है कि मैं थक गया हूँ तुम्हारी बातें सुन सुनकर, थोड़ा कुछ करो अपनी लाइफ के बारे में। अब ये इमीडिएटली जैसे मैंने ये लाइन पढ़ी डायलॉग में, तो इमीडिएटली जो डोमिनेटिंग इमोशन है वो कंप्लेन है, मैं थक गया हूँ तुम्हारी बातें सुन सुनकर, कुछ करो अपनी लाइफ के बारे में। अब मैंने कहा ये तो आसान है, अब मैं इसको अलग तरीके से ऐसे बोलता हूँ, फिर मैं मुस्कुरा के सोचता हूँ चला मैं थक गया हूँ तुम्हारी बातें सुनकर यार, कुछ करो अपनी लाइफ के बारे में। तो जो पहले थॉट आता है वो कॉम्पिटेंट थॉट है, बाकी उस पर काम हर्ट, थक गया हूँ तुम्हारी बातें सुनकर, कुछ तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, सरकास्टिक मैं थक गया हूँ तुम्हारी बातें सुन सुनकर, कुछ तो जिंदगी के बारे में सोचो यार, क्या कर रहे हो। लाफ्टर मैं थक गया तुम्हारी बातें सुनकर, कुछ तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। नाउ आई गो थ्रू दैट process of how to make my role difficult, and it will go on till I have my faculties working, mental and physical both, because I must get excited about my work, you know. I have to know, even though it is mechanical, but the gentleman is sitting behind it checking focus, हालांकि fixed focus है, that means he is alive as a cameraman. The day he says हाँ चलो भाई और कट बस खत्म, that is उसने अपनी काल को या अपने समय को छोटा कर दिया। That's मेरे लिए, बट ऐसे भी होते हैं। हाँ बहुत होते हैं। मेरे लिए एक्टिंग नौकरी नहीं है, पैशन है। जिस दिन मैं इसको नौकरी बनाऊंगा आप मेरा इंटरव्यू नहीं करेंगे। There are so many people around and I'm without criticizing, I'm saying that. बट उसके लिए आपके अंदर एक अथाह इमेजिनेशन भी होनी चाहिए, कुछ करने का एक पूरा मादा भी होना चाहिए। वो मादा कहाँ से लाएंगे आप जिंदगी से? आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट लाइफ, आई एम ए पीपल्स पर्सन। आपने मुझे बताया कि आपको याद है मैं पहली बार आपको राष्ट्रपति भवन के बाहर मिली थी, फिर आपने मेरा प्ले देखा था, कुछ भी हो सकता, वो शुरू के 2005 हाँ 20 साल पहले। दैट्स राइट। इनफैक्ट जब आप बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लेती थी, मैं अंदर सोचता था यार मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं ले रही हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सच्ची एब्सोल्युटली आई एम ऑनेस्ट, सीरियसली मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं। मेरा भी वो जो इंडियन एक्सप्रेस वालों के साथ हुआ था, तो आनंद अपना स्क्रीन का भी देखा आपने जो, हाँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि, मैंने कहा यार आप मेरे साथ क्यों नहीं करते हो इंटरव्यू, अब कौन बोलता है, लोग घर से नहीं निकलते हैं ताकि उनको अपना एक पर्सोना चेंज नहीं करना है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स आई सिट एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी नाइस कि मैं ऑटो में बैठ के देखूँ मैं कितना मैं हम्बल इंसान हूँ। नहीं, आई एम नॉट, आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल बिकॉज दे एजुकेट मी। माई स्कूल हेल्प्स मी मोर देन आई हेल्प द स्टूडेंट्स, बिकॉज नए नए तरीके से उनके तरीके अपने हैं कि क्या इमोशन को कैसे करना, बुरा करते हैं, खराब करते हैं, बट उनकी इंटरप्रिटेशन नहीं है। आप खुद भी बच्चों नए स्टूडेंट्स का मतलब क्लास करते हैं? जी। चलिए आपको एक दो मैसेजेस सुनवाती हूँ, अरे वाह, पुराने ज़माने के आपके। सबसे पहले कौन सा सुनाऊँ? मैं यही सुना देती हूँ। Hello friends, I got a call from my old friend Parag just now, and it's a Sunday morning. अरे राजन, And talk to you a little about my friend Anupam Kher, who has been my friend for the last 45 odd years. I met him in 1980 when I was staying in Pali Hill in Green Acres on the ground floor in a little apartment. And Mahesh Bhatt was staying upstairs and we were very close. And I met Anupam that time when he was a struggling actor. He was trying to come into films.
and I called him in for a cup of tea and some breakfast, and he was very happy, and since then we became close friends. And then he was working hard with Mahesh for preparing for his role in Saransh. But all I want to say about Anupam is he's such a warm-hearted person. What can I say? He's been with 45 years, my friend, and he's always there for me, and I'm always there for him. And I would like to wish him all the best for his future endeavors. And God bless you, Anupam. I love you. Thank you. वाह, राजन लाल जी उसी बिल्डिंग में रहते थे। इन्होंने आपका संघर्ष देखा है। हाँ, इन खाना खिलाते थे, अभी भी खाना खिलाते हैं। मतलब इनके घर जाओ तो उन स्ट्रगलिंग के ज़माने में खाना अच्छा नहीं मिलता था, पैसे होते नहीं थे, तो भट्ट साहब के जब भी मिलने जाता था तो ये नीचे इनका छोटा सा घर था, तो ये इनके घर में अंडे की भुर्जी क्या बात? और हाँ, हमेशा खाना मिलता था कुछ ना कुछ। इतना बड़ा बहुत बड़ा दिल है राजन का। अच्छा, मैं ना एक बार हमारे व्यूअर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि अनुपम जी जैसे लोगों का जीवन ना एक समंदर की तरह होता है, तो किसी भी एक पॉडकास्ट में आप उसमें से सिर्फ कुछ बूंदें ही निकाल सकते हैं। तो मैं हमेशा ये Impossible. कहती हूँ कि आप दूसरे इंटरव्यूज भी देखिए, अगर आप इनको जानना चाहते हैं, इनकी किताब भी पढ़िए, इनका प्ले भी देखिए और दूसरे पॉडकास्ट भी देखिए, But क्योंकि you have a great quality of listening. You are not waiting for my answer to get over. कि मेरे कोई सवाल तैयार ही नहीं होते क्यों? हाँ, वो बहुत अच्छी क्वालिटी है। आपके आंसर Because से फिर इसलिए बोलने में भी अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि कोई भी बातचीत लगनी चाहिए, सवाल जवाब नहीं लगने चाहिए मेरे ख्याल से। इनफैक्ट जब आपने इनके खाने के बारे में कहा, तो मैं आपसे पूछना चाहती थी अनुपम जी, जब जीवन में खुद ने बहुत संघर्ष किया हो, बुरे से बुरे दिन देखे हो और उसमें बहुत बुराई में भी कुछ अच्छे लोग भी मिले होते हैं, उन्हीं के दम पर हम आगे बढ़ते हैं, वो आपको भी बेहतर इंसान बनाता है। जैसे अब आज आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आपके सामने एक स्ट्रगलर माँ भी आएगा, है, माँ भी है, घर है, रोटी है, ये है, फलाना, माँ भी है। माँ है, मेरे पास माँ है, पर क्या इस सब ने आपको भी एक बेहतर इंसान बनाया कि अगर आपके पास एक स्ट्रगलर आता है तो आपको वो पुराना अनुपम खेर याद आता है जिसकी कभी किसी ने बेइज्जती भी की होगी? देखिए, बेहतर इंसान बनने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। जिंदगी आपको मुझे लगता है कि जो भी इस दुनिया में आता है वो बेहतर ही होता है, अच्छा ही होता है या होती है, इंसान की बात कर रहा हूँ। देन फिर ज़िंदगी आपको क्या बनाती है वो डिपेंड करता है कि आपने ज़िंदगी, तो ऐसा नहीं कि मुझे लगा कि मुझे बेहतर इंसान नहीं, choices did come into my life. I had to take a choice whether something which my heart says, something which my life says कि यार ये करने से ये फ़ायदा होगा। कभी कभी ऐसा किया है, बट मैंने अपने डीएनए को नहीं छोड़ा, जो मैंने घर में सिखाया था कि किसी की हेल्प करना सबसे ज़रूरी है, किसी के कंपैशन बहुत ज़रूरी है। मैं तो बहुत लोगों की मदद करता हूँ। मैं ऐसे मुझे लगता है कि वही ना कि इट्स द ईजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ टू मेक समबडी हैप्पी। कल मेरे को एयरपोर्ट पे जब मैं आया तो एयरपोर्ट पे एक शख्स मिले, मिस्टर चक्रवर्ती, उनकी बेटी ने एक किताब लिखी थी, पास्ट टू फॉरवर्ड। they will be so happy and surprised that I am taking the name of that book now। और उन्होंने कहा ये हमने आपको बहुत महीने पहले भेजी है, मगर वी हैव नॉट बीन एबल टू रीड, आप एक पर पढ़िए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे दे दीजिए, मैं पढ़ता हूँ। फिर वो थैंक यू, मेरी बेटी की किताब है। फिर मैंने वो किताब का प्रीफेस पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। नाउ डिसाइडेड दैट टुमारो आई विल कॉल द फादर, सो इट विल टेक 1 minute फॉर मी टू सॉर्ट ऑफ डू दैट, बट फॉर देम for them it will be we should, when you become somebody, we should give people events, incidents for them to remember all their lives। क्या बात है ना। मुझे याद है जब मैं कुदरत की शूटिंग हो रही थी तो हेमा जी, वो गाना चल रहा था, मेरा फेवरेट गाना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, और तो मैं दूर से गाना देख रहा था, तो चेतन आनंद साहब खड़े थे, तो वो भी देख रहे थे, ऐसे हम सब लोग घूम रहे थे, तो मैं ऐसे देख रहा, ऐसे कर रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, उन्होंने कहा क्या करते हो बेटा? मैंने कहा पढ़ता हूँ जी। अच्छे हो पढ़ाई? मैंने कहा नहीं जी। तो बड़े हंसे थे वो। दैट वाज, आई रिमेंबर दिस नाउ आफ्टर, आई डोंट नो, दिस मस्ट बी 73, 72, 73, बट आई एम मेंशनिंग शिमला में शूटिंग हो रही थी। शिमला में शूटिंग हुई थी उधर संकट मोचन मंदिर के पास। सो
when you become somebody, it's very important to give people reasons to make them feel important. The easiest thing in the world, ना, to make them feel important. मुझे लगता है वो जो चक्रवर्ती साहब जिनकी बेटी ने किताब लिखी है, I made him very happy. Then he today sent me a message कि, so what I'm trying to say, don't take yourself so seriously. कहाँ याद रखते हैं? So I am a person, it's very important for me to enjoy the journey rather than wait for the destination. मुझे पता ही नहीं destination क्या है. क्या बात, आपने जो बात कही ना, मुझे याद आया जब शिव शास्त्री बलुआ की प्रीमियर पे मैं अपनी माँ को लेके आई थी, तो आपने उन्हें हक करके कहा कि आज की चीफ गेस्ट आप ही हो. तो अब उनके लिए वो बात रह गई ना. और मैं बहुत छोटी थी, तो हमारे झांसी के पास एक जगह शूटिंग चल रही थी. अब मुझे एक्टर का नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट उन्होंने, तो मैं छोटी सी बच्ची थी, तो मेरे पापा ने कहा जाओ ऑटोग्राफ ले आओ, तो उस एक्टर ने मुझे ऑटोग्राफ नहीं दिया था. हाँ, वो तो मना कर दिया था. काम कर रहे हैं. हाँ है. तो उसके बाद मैं उनसे मिली, मेरा मन किया उन्हें बताने का कि मैं बहुत छोटी बच्ची थी. नहीं दिया आपने. तो चीजों क्या रहती है. It was important for you. I was not trying to be. I remember that प्लाजा में. हाँ, प्लाजा के ऊपर है, मुझे याद है आपके आई मेरी मम्मी है. तो it was important for, I immediately recognized that if somebody said that about my mother will feel very good if somebody said something like that. So it was the easiest thing in the world for me. क्या बात. चलिए आप किसी कनेक्ट के बारे में आपको कुछ सुनवाते हैं. अनुपम खेर साहब is an inspiration to me and many like me. उसका कारण यह है कि खेर साहब की शुरू से जो जर्नी मैंने देखी है, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे. उनकी सबसे बड़ी जो खासियत है, उनके जो कैरेक्टर में इनग्रेव्ड है, वो ये है कि हर मोमेंट, हर पल को एंजॉय करो और कुछ ना कुछ करो. गिरो डजंट मैटर, फिर खड़े होंगे. सक्सेस हर वक्त नहीं होता. वो अपने डिफीट में भी सक्सेस ढूंढता है वो आदमी, इसलिए वो कभी डिफीट होता ही नहीं. उसकी जो एक्साइटमेंट है, 24 घंटे की एक्साइटमेंट ऑफ डूइंग समथिंग, अचीविंग समथिंग, इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ खेर साहब. और कमाल की एक बात और है उनमें कि वो सब लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं. वो बंदा कभी अपनी जर्नी या अपना सफर जो है वो अकेले नहीं रहता. वो बिलीव करता है लोगों को साथ में लेके चलने में, चाहे उसकी फिल्म हो, चाहे उसका प्ले हो, चाहे उसकी किताब हो. एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू रीड हिज बुक और व्हेन यू वॉच एनी ऑफ हिज वर्क, you will know, you'll realize that he's talking about people. He's talking about achievements of people and he gets excited. उनका मोटिवेशन टॉक्स देख लीजिए. बच्चे जो सड़कों पे होते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन जो होते हैं, मैंने अपने आंखों से देखा है. जैसे ही खेर साहब अपनी गाड़ी में गुजरते हैं, गाड़ी को सिग्नल पे रोकते हैं, और जैसे ही शीशा खोलते हैं, 15, 20, 50 बच्चे आते हैं और खेर साहब के साथ गले मिलते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, खुशियां मनाते हैं. और खेर साहब उनको 5 स्टार होटल ले जाके उनका बर्थडे मनाते हैं, उनको किताबें देते हैं, उनके शूज देते हैं, उनके यूनिफॉर्म्स देते हैं. एंड ही लिव्स विद देम, ही लिव्स विद देयर एक्साइटमेंट, ही लिव्स विद देयर हैप्पीनेस, एंड दैट्स हिज अचीवमेंट. वी लव यू खेर साहब. कीप ऑन इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस. ये तो गड़बड़ कर रहे हैं आप, मेरे को इमोशनल कर रहे हैं. यू आर नॉट यूज्ड टू लिसनिंग व्हाट पीपल रियली थिंक ऑफ यू, बिकॉज आप तो जिंदगी जीते हैं उनके साथ. तो मैं ये थोड़ा अजीब सा लगता है. बट ये हमारे शो की यही खासियत है. अच्छा, हाँ पंडित जी, थैंक यू सो मच. आपने कितना शिद्दत से बोलते हैं. बड़ा अच्छा मेरा डैडी फिल्म में डायलॉग था. आपने, पराग ने और आपने ऐसे लोगों को चुना है जो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि डैडी फिल्म में मेरा एक बड़ा अच्छा डायलॉग था कि सच को सच बनाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है. एक जो सच बोल सके, दूसरा जो सच सुन सके. तो इफ़ somebody इज़ गुड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, दे विल. जैसे आप नोट करिए कि अच्छे इंसान के अच्छे दोस्त होते हैं आसपास, और जो कमीना किस्म का होता है उसके आसपास वैसे ही दोस्त होते हैं. So I think Ashok, what he says is because that's why I said that you need witness to your life sometimes, people. चलिए आपको एक और सुनवाते हैं. मेरे प्यारे भाई बिट्टू, अरे बाप रे,
हो आज मैं ये बताना नहीं चाहता मैं नहीं हूँ सुनूंगा आपको। नहीं नहीं मैं अरे सुनिए ना। नहीं ये देखो मैं सीधा उस पर देखो अननेसेसरली आई गेट इमोशनल अबाउट इट नहीं ये मैं नहीं सुनूंगा because he will say something because I know that he loves me and then I will see it from that point of view so it will be tough for me to sort of getting emotional I don't want to get emotional because वो थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने मुझे कभी कुछ नहीं मैसेज भेजा है तो मैं नहीं सुनूंगा ये आई एम सॉरी वो बेचारे ने इतने मन से बना के भेजा। नहीं मैं बड़ा राजू थैंक यू सो मच भाई वो मुझे जानता है ही नोज दैट दिस विल बी माय रिएक्शन बट एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आप दोनों का जब मैं रिश्ता सोचती हूँ, सक्सेस कितना बदल देता है, भाइयों में झगड़े करवा देता है, और स्पेशली अगर भाई बहन में से एक ने ज़्यादा तरक्की कर ली है, ज़्यादा नाम कमा लिया है, तो जिसका कम है उसके अंदर जेलसी हो जाती है, कितना कुछ होता है। क्या क्या राज है, क्या सीक्रेट है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहें कि आज आप दोनों भाई आज भी साथ हैं, वो आपसे जेलस नहीं हुए, आपने उनका साथ नहीं छोड़ा? because if every brother remembers how they were when they were young, they will never fight. And as I said to you in the beginning of this show, कि मैं अपनी ज़िंदगी को फिल्म की तरह देखता हूँ। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि हम दोनों एक साथ बड़े हुए। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि जब मैं यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था तो मेरे भाई को मैंने कहा तू नौकरी छोड़ शिमला। एंड इस मामले में आई मस्ट ऑल्सो हैव अ ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू किरण बिकॉज शी नेवर एवर सेड टू मी दैट तुम भाई के लिए इतना क्यों करते हो। हाँ, कई बार ये भी होता है शादी के बाद रिश्ते। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है ना। शी नेवर एवर सेड। मेरे जब पुराने जो अब पहले सेक्रेटरी बोलते थे अब मैनेजर बोलते हैं वो जब चले गए अनफॉर्चुनेटली भास्कर शेट्टी ही डाइड सडनली। सो जो मेरे ऑफिस में हमारे साथ जो काम कर रहे थे कुलीग हरमन डिसूजा वो पहले हमारे ऑफिस में थे। फिर मैंने उनको कहा कि वो जस्ट एज अ इंटर्न डूइंग आई सेड यार तब तक मैं नया मैनेजर नहीं ढूंढता व्हाई डोंट यू लुक फॉर माई वर्क। एंड देन आई लाइक्ड हिज स्टाइल सो मच ही वाज सो प्रोफेशनल सो थॉरो बिकॉज उसकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थी। तो मैंने कहा तुम ही काम करो। फिर मैं चेक साइन करता था राजू के लिए घर के लिए अपने लिए। तो उसने एक दिन मुझे कहा कि तो मैंने कहा ज़िंदगी में मुझसे एक बात याद रखना कभी मत पूछना कि मैं अपने भाई को कितना पैसा दे रहा हूँ। क्या बात। सो आई थिंक इफ गॉड हैज गिवन मी then why shouldn't I share that thing with my brother or with my family? Because we both grew up together. हम दोनों एक ही माँ बाप के बेटे हैं बच्चे हैं और बहुत कुछ दिया है मुझे भगवान ने। मेरे भाई में कभी इस तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं आया कि आई एम मोर सक्सेसफुल देन हिम। ये भी बहुत बड़ी बात है सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने वो jealous मुझसे feel ज़्यादा महान है। मतलब मैं अपने आप को महान नहीं कह रहा बट ही इज़ अमेजिंग दैट वे। वी आर fantastic about it. My mother and my father lived more with my brother and my bhabhi Rima rather than me because मैं travel करता था। भाई के बच्चे थे बिंदा और प्रणय तो my parents preferred to stay मेरे भैया और भाभी के पास। और hats off to my भाभी also कि वो इतने सालों तक उन्होंने मतलब मेरे फादर हर एक कि when you get older you have your own थोड़े से क्वर्क्स होते हैं ना। 24 घंटे तो बर्दाश्त करना मुश्किल है। मेरी माँ को ज़्यादा सुनता नहीं आजकल। वो आज ही बोल रही थी मेरी भाभी की ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी मैं इनके साथ और फिर मेरी माँ प्रिटेंड करती कि समझ में आ गया है। तो आई थिंक यू शुड नेवर फॉरगेट हाउ यूर। मैं बहुत अपसेट होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि भाइयों में कत्लेआम मतलब खून खराबा होता है एक प्रॉपर्टी के लिए। वन ऑफ द रीज़न एट द बैक ऑफ माई माइंड वॉज ऑल्सो दैट नॉट दैट हमारे यहाँ कोई ऐसी परेशानी होने वाली थी बट ज़रूरत ही नहीं थी। मैं सुबह एक गार्डन है वहाँ पर मैं जाता हूँ वॉक के लिए बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को देखता हूँ। दूसरी चीज़ घर वाले जो हैं अमेरिका भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए और फिर अपना बुढ़ापा जो है वो अकेले काटते हैं या अमेरिका जाते हैं और उनका बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो उनकी खुद की कोई अपनी लाइफ नहीं है। ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस कॉन्वर्सेशन यू मस्ट रिमेंबर हाउ यू वर एज चिल्ड्रन। कोई पता थोड़ा था बड़े हो कि कैसे हो क्या बन जाएंगे। और आज मतलब उनमें झगड़ा मार पिटाई ये मेरा तू ये हाउ कैन दे फॉरगेट इट। इट बैफल्स मी। प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा इसके लिए झगड़ा
आई डोंट नो, आई जस्ट आप दोनों के बीच कभी कभी कोई मतलब थोड़ा छोटा सा भी फेज नहीं आया कि एक महीने बात नहीं हुई है कुछ? ना जी ना, सवाल ही पैदा ना। 1 घंटा ऐसा नहीं होता हमारे साथ कि हम 1 घंटे बात ना करें। कभी कभी मुझे तकलीफ होती है, ये क्या है इसने भेजा है मेरे को। मेरा भाई थोड़ा अड़ियल भी है, जिद्दी इन द सेंस व्हाट ही थिंक्स समटाइम इज राइट। द ओनली पर्सन ही डज नॉट से दैट इज मी। वरना तो रीमा की साड़ी भी नहीं, मुझे लगता है ये बेटर लगेगी। अरे उसको चुनने देना। तो हम उसका, वी हैव ऑल्सो हैव ए ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। हमारी फैमिली का ट्रेडमार्क ये है कि मेरे फादर का ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर था, राजू का ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर है, अब मम्मी का। हमारे आई थिंक व्हेन यू हैव ह्यूमर ना, ये बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। पर कभी झगड़ा मैं सोच भी नहीं सकता लाइफ में कि हम 1 घंटे में के लिए भी हमारा झगड़ा हो। इमीडिएटली वन ऑफ अस, अगर मैं किसी बात से थोड़ा सा लगता है कि यार इरिटेट हो जाऊं, तो विद इन हाफ एन आवर आई टेल माई सेल्फ नो नो, ही इज़ माई ब्रदर। और इफ़ ही गेट्स इरिटेटेड विद मी, ही रेयरली गेट्स इरिटेटेड विद मी, आई थिंक सो। नो, आई शुड नॉट इवन से इफ़ ही, आई हैव स्टिल गॉटन इरिटेटेड विद हिम। बट मैं वो पढ़ रही थी कि आपको कोई शायद अवार्ड अनाउंस हुआ और आपने उन्हें फ़ोन किया। आप इससे पहले अपना अवार्ड का बता पाते, उन्होंने बताया कि उन्हें कैंसर। हाँ, नहीं, जिस दिन पद्मश्री, जिस दिन मैं इंग्लैंड में शूटिंग कर रहा था, 2 न्यूज़ मुझे एक साथ मिली। सुबह आज मुझे 8 बजे मैसेज आया कि बर्फ़ पड़ रही थी बहुत ज़्यादा। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट टाउन। सुनील शेट्टी थे, मैं था उसमें, अमीषा पटेल थी और दीनू मौर्या थे। उसकी शूटिंग कर रहे थे और 8 बजे मुझे फ़ोन आया कि मुझे पद्मश्री मिला है 2004 में। और 12 बजे मेरे भाई के यूरिनरी ब्लैडर में एक सिस्ट थी, उसका पता करना था कि वो मैलिग्नेंट है या बिनाइन है। तो वो मुझे फ़ोन किया, उसने कहा यार वो तो मैलिग्नेंट निकला है। और आई कुड नॉट एन्जॉय, एंड आई रिमेंबर दैट आई बिकेम, ऐसे मैं स्टिफ हो गया था, तो मेरा ऐसे ही रह गया था मैं। और फिर 3-4 दिन तक मैं ऐसे ही था, इतना ज़्यादा मुझे आई कुड नॉट, स्ट्रेस हो गया था? आई कुड नॉट, नहीं स्ट्रेस मतलब बॉडी स्ट्रेस ऐसा हुआ, मैं स्ट्रेट चल ही नहीं सका 2-3 दिन तक। बट या दैट वाज फ्राइटनिंग। और जब मुझे याद है फिर मैं वापस आया, तो देन ही वाज गोइंग टू द ऑपरेशन थिएटर लीलावती हॉस्पिटल में। और जब वो, क्या है ट्रेजेडी में, लोग मुस्कुराते हैं एक दूसरे को ढाढ़स देने के लिए कि कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करना। तो मैं भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था जब उसको लिफ्ट में लेके जा रहे थे। तो मुझे भूलता नहीं, उसने ऐसे किया था देख के कि डोंट वरी। सो उधर भी जब उसका ऑपरेशन हो रहा था, वही हिम्मत है। वो मुझे ऐसा कह रहा था कि डोंट वरी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इज़ कैंसर सर्वाइवर, इज़ डूइंग वेल। उसकी परेशानी रहती है हेल्थ की कभी कभी, बट आई थिंक सो पीपल नीड टू रिमेंबर देयर ब्रदर, सिस्टर्स, पेरेंट्स। फैमिली तो है, एक फैमिली ही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया को आप खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। आप एक माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, सडनली एक लड़का या एक लड़की आपकी लाइफ में आती है जिसको आप 3 महीने पहले मिले हैं, सडनली हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यूज बिकम्स मच मोर इम्पॉर्टेंट देन पेरेंट्स। एंड आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो उसके लिए। एंड पेरेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा सेल्फलेस लोग हैं आपकी लाइफ में, सबसे ज़्यादा। आप किसी भी सिचुएशन में वापस उनके पास आएंगे, दे विल एक्सेप्ट, हमेशा माफ भी कर देते माफ़ भी कर देते हैं। बट आपके लिए फ्रेंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, देखिए कुछ ही लोगों का एक समूह होता है, या एक लोगों का एक जिसे कहते हैं ना, क्या नाम इसका, झुंड होता है जो इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। बाकी सब लोग तो आपकी जान पहचान के लोग होते हैं और वही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप सारी दुनिया को कुछ नहीं कर सकते। इन आवर परस्यूट टू मेक एवरीबडी हैप्पी, वी डोंट मेक एनीबडी हैप्पी इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स। सो माय फ्रेंड्स, आई एम लकी टू हैव 2 वेरी डियर फ्रेंड्स। एक शिमला में, अब दिल्ली में विजय सहगल है जिसका जिक्र इस पूरी किताब में, वो तो हीरो है, कई बार है इसके। हाँ। एक सतीश मल्होत्रा हमारा उधर है अपना जीरकपुर में, फिर अनिल है, विजय, सतीश कौशिक साहब थे, वो नहीं अनफॉर्चुनेटली, आनंद देसाई, मतलब ये क्लास फेलोज वगैरह थे। आपको एक मैसेज सुनवाना है, 2 मैसेज सुनवाने में। हेलो अनुपम, मेरे 57 साल अरे पुराने दोस्त, बाप रे हमारी सहगल दोस्ती साहब, ये मेरी बोल कैसे जिंदगी की पाया? सबसे इससे तो बड़ी बात ही यादें नहीं हैं। होती है। आज भी
जब भी लोग मुझे मिलते हैं तो मुझे पूछते हैं आप भी तेरे बड़ा दोस्त अच्छा का क्या रिसर्च हाल है? किया आप मेरा लोगों हाल ने। तो पूछते नहीं, तो तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बहुत बड़ी पहचान दी है। भगवान करे तुम जरा दोस्त सबको मिले, मेरे सुख दुख में ओए! काम आने वाले अनुपम। क्या I love आप you ना very तुले much. तुले पड़े हो God कि bless मेरी you with आंख में everything. आंसू आ जाएं, Thank you, my dear. मगर Thank मैं you. कोशिश नहीं करूँगा। ये इसने Hello, अनुपम। ये जो इसने इतना बोला है ना, इसकी जान निकल गई होगी। की तबीयत ठीक नहीं थी शायद। नहीं, ये नहीं, तबीयत इसने बहाना किया होगा, बिकॉज ही इज सो सेल्फ कॉन्शियस। अच्छा, आप इसने बोला होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं, बिकॉज ये बचना चाहता होगा। ये जो इसने किया है, ये बहुत बड़ी बात है इसके लिए। अच्छा, लेकिन अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो मैं अगला मैसेज आपको सुनवाऊंगी वो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं तो फिर हम शो में चलाएंगे कैसे? वो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं दुनिया को सुनवाना चाहती हूँ। आप सुनेंगे नहीं तो मैं दुनिया को कैसे सुन? मैं कोशिश करता हूँ। प्लीज। Father, a renowned actor, director, producer, and writer, Mr. Oh, Satish oh. Kaushik. No, he still is my true hero. He was also my friend, my best friend, in fact. I shared more secrets with him than my own mom. चुप रहो, अभी अपने आप को You कोशिश all know करो। that my papa is Keep not quiet. with me the way he used to be, but I still get all his love. Wow, You know okay. how? Papa sends all his love through his best friend, Mr. Anupam Kher, whom I call Anupam Uncle. When Papa had to go on a special journey all of a sudden, it was Anupam Uncle who held my hand, guided me, and protected me at every step. He made me feel that while I might not be able to see my dad, I could still feel his warmth for sure. Anupam Uncle organized a very special memorial program in the memory of my dad. He'd invited each and every friend of Papa who gave a very loving. कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। He made me realize how many people. इतना तो इसने knew my मुझे भी नहीं dad बोला है। And what a great man he was. मैं ज्यादा बोलता जा रहा Papa हूँ used to take me out ताकि for lunch I on can Sunday. cut- हाँ। And Anupam Uncle also maintained this very special ritual. He comes home in spite of his busy schedule. एक्सटेम्पोर बोल रही है। Spends time with me, talks to me about my school, my studies, and even my Instagram channel. Oh, ये 2-3 दिन पहले किया है। अच्छा, इसीलिए इसने मुझे फोन किया था। Some really cool reels with me, which he also shared on his own Instagram page. He's danced with me, made funny faces, cracked jokes, heard my stories. He's done everything that I would do with my dad. Anupam Uncle invited Mama and me to each and every important event of his film, Tanvi the Great. Whenever I want to discuss something, I know that his number is on my speed dial. Anupam Uncle does everything for me that my dad would do. Even his hairstyle is the same as that of Papa. That's why I feel that Papa is still sending large couriers of his love. Bus delivery address Anupam Uncle ka hi hai. Thank you, Anupam Uncle. Lots of love and best wishes. to you. How sweet, how sweet, Father, वाह and वाह I- वाह। ओह, बस हो गया आज का इंटरव्यू समाप्त। बस हो गया, 6:15 बज गए। अभी इसके बाद कुछ नहीं बोल सकता मैं, इतना ही काफी, बस हो गया। मैं ये बात कहना चाहती हूँ, अनुपम जी को मैं इतने साल से जानती हूँ, किताब पढ़ी, जो सीख अपने लिए आई। कई बार होता है, हम भी देखते हैं कि हम बिजी हो गए तो शायद कई बार रिश्ते छूट जाते हैं, होता नहीं, टाइम नहीं मिलता, फ्रेंड्स कहती हैं फ़ोन नहीं उठाती। और आपसे मैंने सीखा अनुपम जी इस बार जो आपके ऊपर रिसर्च की, अच्छा, कि कैसे टाइम नहीं होता। मेरे अगर दादा- अनुपम खेर के पास अपने सब दोस्तों के लिए टाइम हो सकता है तो रिचा अनिरुद्ध कौन है? नहीं, ये मेरे मैंने दादाजी सीखा। बोलते थे बिजी मैन हैज टाइम फॉर एवरीथिंग। अगर कोई काम करवाना चाहते हैं आप, तो एक बिजी आदमी को दे दो, वो कर देगा। बट ये तो आपने आखिरी प्रहार जो किया है ना, ये तो गड़बड़ हो गई। बट एनीवे, आई थिंक शी स्पोक सो वेल। बट उसकी आंख में आंसू इसलिए नहीं आते हैं कि ट्रेजेडी है। आंख में आंसू आते हैं कि आपके जिंदा होने का एहसास होता है, जिसमें कहते हैं ना, यू गेट मूव्ड बाय समबडीज गुडनेस। उसके लिए बहुत हिम्मत की बात रही होगी कि शी स्पोक अबाउट हर फादर, वेयर शी इज गिविंग ट्रिब्यूट टू मी, हाउ आई एम so loving to her. It is her courage that she does not, she has spoken so well. That's why there is a matter of fact conversation, but words are not. And इसमें लव ज़्यादा नज़र आता है। हाँ, हमने पहले आपकी ऑनेस्टी की बात की, हाँ। फिर हमने रिश्तों की बात की कि भाई से कैसे झगड़ा नहीं हो सकता, दोस्ती की बात की कि हाँ। कैसे आप सतीश जी की बेटी का कितना ख्याल रख रहे हैं। विजय, मतलब कि इस किताब में इतनी बार विजय जी का नाम है, बचपन के दोस्त का, जो हम लोग भूल जाते हैं। एक जो आखिरी ट्रेट मैं आपका सबको, दुनिया को बताना चाहती हूँ कि कैसे आप किसी के बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हुए हैं। जब सब दुनिया ने साथ छोड़ा तब अनुपम खेर थे वहाँ पर,
वो 2 में से? नहीं नहीं, क्यों आप ऐसा कर रही हैं? क्यों? अभी हो गया क्योंकि ना। बताना अरे तो मैं देखता हूँ कौन है, फिर मैं अच्छा। मैं देखूंगा कि नहीं। अच्छा ठीक है, ये देख लेंगे वैसे आप कुछ। नहीं। एक बात जो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि मैंने अपना बॉम्बे रियल करियर है वो खेर साहब के साथ शुरू किया था, और तब मैंने इन्हें जानना शुरू किया। यूँ एक लंबा रिलेशनशिप है, भाई का भी, गाइड का भी, दोस्त का भी, डायरेक्टर एक्टर का भी। लेकिन उसके अलावा खेर साहब का एक इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में, जो मैं कई बार बोल चुका हूँ और हर बार बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इससे कई लोग बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। मैंने एक फिल्म बनाई थी बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, और बहुत स्ट्रगल किया, 4-5 साल वो रिलीज़ नहीं हुई। इन दी एंड वो किसी तरह से JNU में कुछ लड़कों ने बोला कि सर आ जाइए, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं होंगे, बहुत कम लोग आएंगे देखने। तो मैंने खेर साहब को इनवाइट किया। मैंने खेर साहब आप भी चलें तो बड़ा अच्छा रहेगा, इस बहाने कुछ लोग आ जाएंगे, मेरे नाम पे तो कोई आएगा नहीं, पर आपको पहले से वार्न कर रहा हूँ कि वहाँ ज़्यादा लोग नहीं होंगे। तो खेर साहब ने मुझसे एक बात बोली विच चेंज माई लाइफ। खेर साहब ने कहा कि आपने फिल्म बनाई क्यों थी? आपने ये फिल्म इसलिए बनाई थी कि आपकी फिल्म से किसी पे प्रभाव पड़े, कोई इन्फ्लुएंस हो। तो क्या फ़र्क पड़ता है नंबर से? 1000 लोग आए, 10,000 लोग आए, अगर एक भी आदमी आता है और आपकी फिल्म उसकी ज़िंदगी में उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, इम्पैक्ट ला सकती है, उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं? इससे बड़ा रिवॉर्ड और क्या हो सकता है? सो डोंट वरी, आई विल कम विद यू। और खेर साहब JNU में मेरे साथ आए, जहाँ पे मुश्किल से 70-80 स्टूडेंट्स आने वाले थे, 5000 स्टूडेंट्स आए, और उस शाम के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। खेर साहब हर समय लाइक अ ब्रदर, लाइक अ फ्रेंड, ही स्टूड बाय मी। बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें एक सेलिब्रिटी की तरह जानते हैं, एक एक्टर की तरह जानते हैं, पर मेरा रिलेशनशिप उनके साथ अभी भी वही है कि किस तरह से एक मिडिल क्लास का लड़का इतनी सारे अचीवमेंट्स के बाद भी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। रूट्स के साथ जुड़ना तो मुझे पता नहीं किसको कहते हैं, ज़िंदगी के साथ जुड़ना, और शायद यही कारण है कि आई गेट सो इंस्पायर्ड बाय इट। खेर साहब, यू आर ग्रेट, कीप इंस्पायरिंग, कीप मोटिवेटिंग, कीप स्माइलिंग। और सही बात है, आप जो कहते हैं उसे अब मैं भी मानता हूँ, ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। क्या बात, हाउ वंडरफुल, हाउ थैंक यू। एक बात तो शायद बहुत सारे लोग नहीं एक जानते। और जिस इंसान के बुरे वक्त में आप खड़े हुए हैं। अपने दोस्तों के साथ, मित्रों हाउ के साथ स्वीट है। बैठना बड़ा आसान है। हर शाम आप बैठते हैं, यारबाजियां करते हैं, लेकिन उनके साथ खड़े रहना बड़ा मुश्किल है। अनुपम जी दूसरी कैटेगरी में आते हैं। वो साथ बैठे ना बैठे, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो साथ खड़े जरूर होते हैं। हाउ वंडरफुल। जब मैं मुश्किलों के दौर से गुजर रहा था, और ये ऐसा दौर था, हम सबको पता है कि लोग मुझे एक फ़ोन करने से भी कतराते थे। सबको लगता था कहीं ऐसा ना हो कि हम फ़ोन कर लें और मनोज मुंतशिर कोई हमसे मदद मांग लें, या ये बात सामने आ जाए कि मनोज के साथ हम टच में हैं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री, लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी हद तक किनारा कर चुकी थी, लेकिन अनुपम जी उन गिनती के लोगों में से थे जिन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा है कि जो हुआ गलत हुआ, आपके लेवल का नहीं था जो हुआ, आप इससे बहुत बेहतर कर सकते थे। लेकिन ये भी मैं जानता हूँ कि आप रामद्रोही नहीं हो, ना आप राम के विरुद्ध जा सकते हो, ना आप अपने भारत के विरुद्ध जा सकते हो। ये गलती है, ये भूल है, और आप मन में इसका पश्चाताप करिए, लेकिन अपने आप को रोकने मत दीजिए। और गीत बनाओ आप That's राम true. पे, और काम करो आप भगवान श्री राम पे, उनका आशीर्वाद है आप पे। और ये बात बहुत हिम्मत देती थी, बड़ा हौसला मिलता था कि चलो कोई तो है जो इतने विश्वास के साथ कह रहा है। अनुपम जी, आज जब मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैं कभी व्यक्तिगत तौर पे आपको इसके लिए धन्यवाद नहीं कह पाया। मुझे हमेशा लगा कि मैं कौन से शब्द चुनूं। शायद आपके लिए बहुत छोटी बात हुई है, मेरे लिए बड़ी बात थी। मुश्किल के दिनों में आप जैसे एक व्यक्तित्व का मेरे साथ खड़े हो जाना और मुझे हिम्मत देना, अंदरूनी तौर पे हिम्मत देना कि ठीक है, दिस टू शैल पास, बीत जाएगा, टाइम है, गुजर जाता है। थैंक यू अनुपम जी फॉर एग्जिस्टिंग। आप जो हैं उसके लिए आपको आभार। ऐसे ही बने रहिए, और हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाउ स्वीट, वंडरफुल, थैंक यू मनोज।
थैंक यू, क्या बात है। हाँ बिल्कुल, मुझे लगा कि अभी समय रहना कि मुझे कहना नहीं चाहिए, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स बट सिंस ही मेंशनड इट, मैंने उनके फादर को फ़ोन किया था बैंगलोर। राजेश रैना। मुझे लगा कि यार उनके फादर, जैसे मेरा कोई कंट्रोवर्सी अगर हुई थी एक बार बहुत बार पहले, तो मेरे फादर मुझसे ज़्यादा परेशान था, हम तो जूझ रहे थे ना, तो आई थिंक दिस इज द लीस्ट वन कैन डू। बट अच्छा, वेरी गुड। बट आजकल आपके साथ भी जब कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन एक चीज़ से बहुत बेसिक पूछना चाहूँगी कि कई बार बहुत पुराने रिश्ते, जब आजकल की हमारी पॉलिटिकल ओपिनियंस, और मेरे साथ भी हुआ है, बहुत दोस्ती खत्म हो गई अचानक, इतना दो धड़ों में बट गया समाज, Right. ऐसा लगता है। आप जैसा व्यक्ति जो अपने एक एक रिश्ते को बचा बचा के चल रहा है, उसका अगर नसीर साहब से जो सीनियर रहे, या महेश भट्ट साहब से जिन्होंने जीवन दान दिया था यहाँ पर, ऐसे लोगों से जब अनबन हो जाए, क्या बीतती है आपके दिल पर? नहीं, भट्ट साहब से तो, भट्ट साहब को तो हज़ार खून माफ़ है, और ऐसा कुछ नहीं है। भट्ट साहब मेरे गुरु भी हैं, पिता समान भी है, हालांकि मेरे से उनकी ज़्यादा उम्र में फ़र्क बट नहीं वो है। भी आपसे नाराज थे, आपने शायद बुक में जिक्र भी किया। हाँ, मैं जिक्र किया है उनसे, मेरे में बोलने की और उनमें सुनने की हिम्मत है। एंड वो दौर था जिसमें वी वर नॉट, हम नाराज़ थे एक दूसरे से, वो मुझसे नाराज़ थे और मैं उनकी नाराज़गी के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था, बिकॉज ही न्यू वेयर आई कम फ्रॉम। जहाँ तक नसीर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं हमेशा उनकी इज़्ज़त करता हूँ और करता रहूँगा। नॉट दैट उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया उनकी इज़्ज़त करती है, उनके काम की इज़्ज़त करती है। मैंने सिर्फ उनके एक वीडियो का जवाब दिया था जहाँ पर उन्होंने अननेसेसरली मेरी पैदाइश को और मेरे इसके लिए बोला था, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ पर मेरे घर वालों ने, दादा ने, पिताजी वगैरह ने, चाचा किताबों ने सिखाया है कि आप सब कुछ किसी की सराहना करते हैं, तो लेकिन अगर कोई आपके गर्व को ठेस पहुंचाए तो उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बहुत पहले समझ लिया था कि सबको आप खुश नहीं रख सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि यार वो बदल गया है, कोई भी किसी के बारे में बोलते हैं ना वो बदल गया, बदल नहीं जाते हैं, वो वैसा होता है। वो सिर्फ एक मास्क जो है उतरता नहीं, और कुछ दिन बाद मास्क उतरता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बदलते नहीं हैं, कभी कभी असलियत दिखानी शुरू कर देते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नसीर और भट्ट साहब। भट्ट साहब तो मेरे सब कुछ हैं। मैं अपने कुछ भी हो सकता है, मैं बोलता हूँ कि लाइफ इज़ अ बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, आई एम द क्वेश्चनिंग अर्जुन। देयर इज अ ग्रेट मैन, बट बहुत सारे लोग हैं जो आपको बट पसंद उनकी नहीं हमेशा करते हैं। छवि एंटी मोदी रही, और अब आपकी बहुत प्रो मोदी हमने उस बारे में बात करना बंद कर दिया। मुझे लगता है वही इलाज है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। बट यू आर राइट, आफ्टर यू पीपल स्पोक अबाउट व्हाट दे लाइक एंड व्हाट दे लाइक, सडनली एक दरार आ गई। और बॉलीवुड में भी बहुत बड़ी दरार आई। हाँ, सब जगह, जर्नलिस्ट में, बॉलीवुड में या इंडस्ट्री में, बिकॉज तब तक हम बचे रहे थे, हमारी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। पर मोदी जी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि सबको या तो खींच लिया अपनी तरफ या उनके खिलाफ हो विरोध गए कर लोग दिया। बाग। बट सच वो दिया है, सलीम साहब का एक बड़ी अच्छी लाइन है कि सच वो दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पे भी रख दिया जाए तो बेशक रोशनी कम करता है लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है। एंड आई बिलीव इन दैट। यू कांट कीप एवरीबडी हैप्पी एंड कीप योरसेल्फ अनहैप्पी। मेरी I want to be popular with myself first, then with the world. क्या बात है, वाह। Because if I am popular with myself, तो I'll be able to touch some people's life. ये जिन लोगों ने बोला है, इन्होंने अपनी पर्सनालिटी को ज़्यादा उजागर किया मेरी पर्सनालिटी के बारे में बोल के। चाहे वो विवेक है, चाहे मनोज जी हैं, चाहे वो विजय का तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ, वंशिका है। They have spoken what they are as people. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे हमारे ऑफिस में मेरे साथ काम किया, वो नहीं बोलेंगे ऐसी बात। मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, पर मुझे कोई मलाल नहीं इस बात का, बिकॉज आई एम ए हैप्पी मैन एट द एंड ऑफ इट। एंड मैं जब कभी अब मैं पढ़ता नहीं है, अब पहले मैं बीच में पढ़ता था। आदमी सोचता नहीं कि आपके बारे में कोई बुरा भी बोलता है, खासकर मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ,
जिस माहौल से आया हूँ, मुझे लगता है सब अच्छे ही अच्छा हैं, सब अच्छे ही होंगे यार। तो व्हेन यू गेट टू नो सम पीपल कैन बी थिंकिंग लाइक दिस, पहले तो झटका लगता है, दूसरा फिर गुस्सा आता है, तीसरा फिर आप इग्नोर करना शुरू कर देते हो, और फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ने की सिचुएशन में आ गया हूँ। क्योंकि अभी आपकी कश्मीर फाइल्स, एक तो ये फाइल्स जितनी सब विवेक अग्निहोत्री की चल रही हैं, आर्टिकल 370 पर आपके स्टैंड को लेकर, जबकि हालांकि मुझे लगता है उससे किसी को भी क्यों तकलीफ होनी चाहिए। आप खुश हैं उस फैसले के बाद? जिनको देखिए, जब तक देश में भ्रष्टाचार था तो नेता बड़े उनके थे, अच्छे थे। अब पिछले 11-12 साल में कोई भ्रष्टाचार, कोई ऐसा स्कैंडल नहीं हुआ है। तो मैं क्यों नहीं तारीफ़ करूं कि अगर कोई इस तरह की सरकार आई है, अगर वो दूसरी, मैंने एक भी पहले इंटरव्यू में कहा था, पहले हम सब कांग्रेस के ही थे, पहले तो और कोई सरकार ही नहीं होती थी, पहले तो और कोई पार्टी नहीं थी। आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर, आई बिकेम ए ग्रेट एडमायरर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनकी रेडियो पर मैंने एक स्पीच सुनी थी, और मैंने कहा था ये क्या, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना खूबसूरत बोलते हैं। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे फिल्मों की इतनी बातें की। फिर मैं, जब मेरा अपना कोई शो होता था, नई फिल्म आती थी, तो अगर लगता था कि दिखाने लायक है तो आते थे शो फिल्म देखने। मैंने गांधी को नहीं मारा, जब मैंने फिल्म बनाई थी तो देखने आए थे बाकायदा उसको। सो व्हेन पीपल आर नाइस, आप भेड़ चाल में नहीं चल सकते हैं। कैसे चल सकते हैं आप भेड़ चाल में? 10 ही लोग होने चाहिए रास्ते में। जब मैं ये लोग कौन है जो मुझे डिसाइड करें कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ या मैं बुरा हूँ? जब मैं रेलवे अपना एयरपोर्ट पे होता हूँ और जो पुलिस वाला, सीआरपी वाला मेरी तलाशी ले रहा होता है, वो और वो बोलता है, सर जी आप कमाल का काम करते हैं, आपको सल्यूट मारने का दिल करता है। तो हाउ मेनी पीपल कैन दे स्पीक अबाउट इट? सो ऑनेस्टी, if you are using it in your work, you have to use it in your life also. उसके चाहे कितने भी खिलाफ लोग क्यों ना हो, कितने भी लोग खिलाफ, बिकॉज टू बी पॉपुलर विद पीपल, आप कैसे रात को नींद, चैन की नींद सो सकते हैं? आई डोंट वॉन्ट टू बी पॉपुलर विद द होल वर्ल्ड। आपके सारे सवाल में कोई ऐसी कंट्रोवर्सी वाली बात या कोई मुझे छोटा दिखाने वाली बात, कहीं ऐसी बात नहीं थी, बिकॉज यू think like that as a person. So it doesn't matter to me. एक जर्नलिस्ट थे बड़े, उन्होंने इंटरव्यू वैसे स्टार्ट करते थे कि जिसमें आदमी डिफेंसिव हो जाता था, बहुत पहले डिफेंसिव हो जाता था। तो अपना जब अपना एजेंडा सामने रखते हैं तो पहले मैं डिफेंसिव होता था, बिकॉज मैं सोचता था यार मुझे सब लोग पसंद करने चाहिए। जिस दिन मेरे जहन से ये बात निकल गई कि फर्क हाँ, तो वो हो ही नहीं सकता है। वो उन्होंने डिसाइड कर लिया, यू कांट वेक अप ए पर्सन हु इज प्रिटेंडिंग टू स्लीप। वो सोने की एक्टिंग कर रहा, आप उसको जगा ही नहीं सकते कि इस आदमी में कुछ अच्छा नहीं है। कश्मीर फाइल वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म इन टूडेज टाइम, इन एनी टाइम। उसको पूरा एजेंडा और ये सब बना दिया ना कि ये तो एजेंडा जो वो है। कैसे, ये तो कैसे नहीं मैं करूँ उन फिल्मों में काम? मैंने तो शिंडलर लिस्ट के बारे में तो किसी ने नहीं कहा कि ये एजेंडा फिल्म थी। तो ये आई डोंट केयर इट, आई स्टॉप वरिंग अबाउट दैट। आपको लगता है कश्मीरी पंडितों का इंसाफ हो गया या अभी और बहुत कुछ होना है उनके लिए? आई थिंक इट विल टेक टाइम। पीपल से दैट सेटलमेंट क्यों नहीं हो रहा? अरे जिन लोगों को मार के, रेप करके निकाला गया, दे विल, इट इज़ नॉट ईजी फॉर देम टू गो बैक। It's very difficult for them to go back unless they have a security कि उनके एरिया में यही सब हमारे साथ रहे हैं। मुश्किल है, और किसी के साथ भी नहीं है। But at the end of it, I must say that our country is moving towards greater heights. In fact, आजकल जो वर्ल्ड में हालात हैं, चाहे वो यूरोप में कह लीजिए, अमेरिका में, बनी हिंदुस्तान तो जिसे एक्चुअली कहते हैं कि स्वर्ग है। यहाँ आपको सबको अपने जो बोल सकते हैं, किसी को भी गाली दे सकते हैं, सत्ता में हो या नहीं सत्ता में हो, गाली दे सकते हैं, आप रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। फिर भी कहते हैं डिक्टेटरशिप है, गाली देके भी कहते हैं डिक्टेटरशिप। हाँ, तो क्या कर सकते हैं उनके बारे में? मैं आपको अब लाइट हार्टेड सुनवा दूं। ये लाइट हार्टेड है। हाँ, स्वीट। अब क्या कहें आपके बारे में? अरे दे मैंने आपके साथ पहली फिल्म ली थी 1986 में, जिसका नाम था गुरु दक्षिणा। अगर आपको याद हो, दयाल निहलानी ने उसे डायरेक्ट किया था।
तब से लेके आज ये 2025-26 हो जाएगा अभी 2-3 महीने में। तो इतने सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और एक बहुत ही स्नेह और आदर का रिश्ता है, आपके साथ हमेशा से रहा है। अभी एक सीक्रेट लेकिन बताएंगे आपके बारे आज मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहती। मैं आपके बारे में एक बहुत प्यारी बात बताना चाहती हूँ जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और वो ये है कि अनुपम जी को मीठा खाना बहुत पसंद है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इनको प्यार है मीठे से। तो जब ये खाना खाते हैं, जैसे ही हम शूटिंग के वक्त लंच वगैरह किसी करते का हैं, शेयर नहीं जैसे ही करता। खाना ख़त्म होता है, ये इमीडिएटली पूछने लगते हैं कि क्या है भाई, मीठे में क्या है। और अगर इनके मन मुताबिक कुछ ना मिले तो दत्तू जो है वो हमेशा इनके लिए एक वो पीनट चिक्की ले आते हैं, जिसको गजक के नाम से भी जानते हैं नॉर्थ में। और वो जो है वो इतनी प्रिय है इनकी, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। ना। बाकी कुछ भी आ जाए, कहीं कोई कस्टर्ड आ जाए या कोई बर्फ़ी आ जाए या कोई खीर आ जाए, तो सबको कहते हैं अरे लो थोड़ा सा, तुम ये भी ले लो, तुम ये भी ले लो। लेकिन वो गजक किसी के साथ शेयर नहीं सवाल ही करते। पैदा नहीं होता। वो बहुत प्रिय है इनकी। और जब इन्होंने बंगाल फाइल्स की हमारे साथ, तो चूँकि ये गांधी का रोल कर रहे थे, तो 1 साल तक इन्होंने मीठा खाना छोड़ दिया। लेकिन जो आखिरी दिन था इनकी शूटिंग का, उस दिन इन्होंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे मेरी प्रोडक्शन को कि मुझे कम से कम 12 अलग अलग तरह की स्वीट्स सेट पर चाहिए। जैसे ही मेरा आखिरी शॉट हो जाएगा, मैं हर वो और मल्लिका इनकी desserts, बिटिया ने सबका चखूंगा इंतजाम किया था। और खाऊंगा जो मैंने मैं एक खा ही नहीं साल से सका। छोड़ा हुआ है। सो वी हैड दिस होल लिस्ट एंड आई थिंक मल्लिका हैड गॉट अबाउट 16-17 डिफरेंट काइंड ऑफ स्वीट्स true. फॉर अनुपम जी। तो खैर, जिनको मीठा खाना पसंद होता है वो लोग भी बहुत मीठे होते हैं। How sweet. Anupam ji, it is wonderful having you in our lives and having you in the capacity of a co-actor and now as my director also. You're an amazing person and we truly love you and I wish you all the best for all your future ventures. How wonderful, that's right. ये कहीं अमेरिका में शूट किया इन्होंने शायद, पीछे सायरन बज रहा है। मैं तो भेजा तो That's true, मैं कभी नहीं messages किसी का आ रहे शेयर करती। अब मैंने बंद कर दिया वो मंगवाना। अच्छा, अब दिवाली टाइम है तो क्या बात कर रहे हो आप, पीनट चिक्की लाए मैं हैं? चिक्की लेकर आई हूँ। अरे वाह, खोलूं? जी खाइए। ये मैं नोएडा से लेकर ही आई। अरे वाह, दैट्स अमेजिंग। खुल जाए अब ये। कि मुझे लगा वो यहाँ कहाँ मिलेगी, मैं कहाँ ढूंढवाऊँ। ये तो बहुत उस तरीके से पैक्ड है। हाँ। ये वो नहीं हो सकता। अगली बार और अच्छी वाली हाँ, मतलब सॉरी मैं देसी ऑनेस्टली। वाली हाँ, ये तो देसी वाली लाऊंगी। नहीं, अभी टेस्ट करने के बाद ही फिर डिसाइड। नहीं, ये हो ही नहीं सकती। इट्स गुड, आई विल कीप इट। हाँ ठीक है। इट्स नॉट दैट वन द वन आई ईट, वो बठिंडा से आती मेरे लिए बन के। अच्छा बेटी ठीक है, बट बहुत अच्छी है, सीरियसली। ठीक है। अब देखिए 2-3 चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी रह गई मेरी, सॉरी। आपके किताब में आपके 3 प्रेम प्रसंग हैं, उर्वशी, राधा, मीरा। आज भी वो याद आती हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। आप Are you in touch with them, any of them? I sometimes get a message or two from Meera, Oh, जो but normal आपके messages. सबसे, हाँ, मेरा प्ले देखने आई थी वो, अरे वाह। तो एक रैपिड फायर कर ले क्योंकि अब आपको जाना है, तो नहीं तो चाय या कॉफी, चाय। बॉलीवुड या हॉलीवुड? हिंदी सिनेमा फर्स्ट, हॉलीवुड मुझे अच्छा लगता चैलेंज करने के लिए। शिमला, श्रीनगर, चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई। ऑर्डर ऑफ लव। अरे बाप रे, शिमला, श्रीनगर, चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई। so Shimla, फर्स्ट then लव। Srinagar. No, Shimla, then Mumbai, then Srinagar, then Lucknow, then Delhi, then Chandigarh. चंडीगढ़। आपकी अपनी सबसे पसंदीदा फिल्म? Very difficult to say that because कभी 20 साल बाद इस सवाल का जवाब दूंगा, then I will be able to look back and say these were my best पर work. सारा आपने खुद कितनी बार देखी है?
खुद कितनी बार देखी होगी? तब देखी थी, अब उसे 44 टाइम तो हमने उनके राजश्री वालों ने उसके ट्रायल रखे थे, तो मैं हर ट्रायल में जाता था। माय गॉड। हाँ, योर ऑल टाइम फेवरेट फिल्म? गॉडफादर। एक्टर नहीं होते तो क्या होते? बिना काम का एक्टर, काम ढूंढ रहा होता। और अभी जब एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, मतलब फेवरेट टाइम पास एक्टिंग के अलावा? मैं कुछ ना कुछ ढूंढ लेता हूँ, मैं हमेशा काम करता रहता हूँ। मैं किताब लिखता, वर्कशॉप करता, अब आई एम वर्किंग ऑन ए लाइफ कोचिंग प्रोग्राम नाउ, वो एस्टैब्लिश फिजिकल प्रोग्राम एस्टैब्लिश करने के लिए, हाउ टू फाइंड योर ट्रू सेल्फ। व्हाट मेक्स यू एंग्री? फॉल्सनेस ऑफ पीपल। दिखावा या झूठ? फॉल्सनेस, दिखावा तो फिर भी काफ़ी है, झूठ। एक क्वालिटी जो आप लोगों में पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, अगर होती है तो? टू बी एबल टू लाफ एट देमसेल्व्स। मोस्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ? लॉट ऑफ, देयर आर प्लेंटी ऑफ देम। जब संजीव कुमार जी ने सारांश देखी थी, जबकि बात हुई थी कि उनको मिल रहा उनको मिलने वाला था वो रोल, और फिर मैंने झगड़ा किया भट्ट साहब से और वगैरह वगैरह, जब उन्होंने बाहर आके वो अकेले देखी थी उन्होंने राजश्री के ऑफिस में, तो मैं उधर से प्रोजेक्शन रूम से उनको देखता आ रहा था। थ्रू आउट फिल्म वो बहुत रो रहे थे और बहुत बाहर आए, और फिर महेश भट्ट साहब से उन्होंने, मैं भी वहीं खड़ा था, और उन्होंने उनसे कहा कि ये रोल मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता था जैसा इन्होंने किया है। क्या बात है। सो आई थिंक दैट वाज द अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट आई कुड एवर गेट। ये उनका बड़प्पन भी था? बड़प्पन भी था, बट ही वॉज अ ग्रेट एक्टर हिमसेल्फ, और बड़प्पन भी था ऑफ कोर्स। किसी की कोई कही बात, मतलब बहुत सारी बातें हमें बुरी लगती हैं, लेकिन अगर आप वाकई सोचते हैं कि ये मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगा, इतनी चोट पहुंचाई थी मुझे इस बात ने? बहुत लोगों ने चोट पहुंचाई है, बट बेस्ट होता है उनको भूल जाना। वो याद रखना तो फिर जख्म को खुद ही कुरेदते रहो। बट मैं हर 2-3 साल बाद लोगों को रॉन्ग प्रूव करता रहता हूँ। लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि मेरा टाइम चला गया, अब मैं हो गया, बहुत हो गया। ये बेचारे अगले 20 साल तक बोलते रहेंगे, और 20 साल बाद कभी। अफसोस जीवन का सबसे बड़ा कोई अफसोस नहीं है। गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी, वेरी वेरी काइंड टू मी। इधर इस शहर में, मुंबई में, हर रोज़ बहुत सारे लोग आते हैं फिल्मों में काम करने के लिए, इस इंडस्ट्री में टाइम करने के लिए, और 0.0001% को मौका मिलता है। मैं उनमें से एक हूँ। पिछले 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 550 फिल्मों के लगभग काम कर चुका हूँ, अभी भी लगा काम है अभी भी। हाँ, चलता रहेगा। तो मेरे पास अफसोस करने के लिए ना कुछ टाइम है और ना ही मेरा ऐसा कुछ इरादा है। अभी तक का कोई अनफुलफिल्ड ड्रीम जिसको पूरा करना है? ये तो तब भी रह जाएगा जब मैं 90 साल की उम्र में कहूँगा, रिचा जी एक और इंटरव्यू कर लेते हैं, उसमें बुलाते हैं जरा और किसी लोगों को, फिर आप लेके आएंगी किसी को, वंशिका और बड़ी हो गई होगी 20 साल बाद। तो बहुत सारे, ऐसा नहीं है। आई डोंट लिव इन रिग्रेट्स। आई थिंक लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल। रिग्रेट का तो जो कंप्लेन करते रहते हैं ना, उनके पास, उनका नेचर ही कंप्लेन करने का होता है। अब वो सवाल जिसका आपने कुछ हद तक जवाब दिया था, लेकिन मैं सबसे पूछती हूँ कि जाने के बाद कैसे चाहते हैं कि दुनिया आपको ये कैसे याद रखे? It won't matter. There was a man who touched many people's lives. वो चाहे कम ही लोग हों, बट ठीक। क्या बात। चलते चलते अनुपम जी, क्या आपसे कोई कश्मीरी फोक सुन सकते हैं? 2 लाइन Would you like to sing? मेरे को कश्मीरी गाने आते नहीं, बट जब मैं शिमला से कश्मीर जाता था 2 महीने के लिए, तो सेडिस्टिकली मेरे घर वाले मेरे को वहाँ भी स्कूल में भेज देते थे। तो वहाँ पर हमारी प्रेयर होती थी, गुलशन वतन चुसोन हुई बुलबुल वनान चुपोशन, लकटे मकटे तार कोल अचवटान मनचान चुकोल। और लता जी ने शायद एक गाना गाया था, लालस वंतनी चुसवाल सालस अंतनी खनी, समथिंग लाइक दैट। नीरजा बहुत अच्छा गाती है, अशोक जी की वाइफ, बहुत कमाल के कश्मीरी गाने गाती हैं। मुझे कभी कभी उनके पास गाने सुनने का बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात है। मैं यहाँ रैप अप करूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कह रहे थे ना, मैं जाके सोचती रहूँगी कि अरे ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा, हर 2 साल बाद एक कर लिया करेंगे। ये रह गया, वो रह गया, और
आज 70 साल की मेरी जिंदगी 1.5 घंटे में कैसे कैसे नहीं, समेट सकती सिर्फ है? बात 70 साल की नहीं है, जो कहते हैं ना उम्र लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। वही तो कह रहा हूं ना। आपका जीवन इतना बड़ा रहा है, हाँ। इतना समृद्ध है कि उसे कैसे निकाले हैं। बिल्कुल नहीं निकालना, इसीलिए तो कहते हैं टू बी कंटिन्यूड। क्या बात है, टू बी कंटिन्यूड। Yeah. कुछ छोटे छोटे तोहफे हमारी टीम की तरफ से आपके लिए। आज मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि मेरी जिंदगी वैसी ना होती अगर आप मेरे बड़े भाई ना होते। आपने मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाया, प्यारा बनाया। वो क्या नहीं बनाया जो इंसान चाहता है। आप मेरे बड़े भाई ही नहीं बल्कि मेरे पिता समान हैं और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। बचपन में जब हम छोटे थे तो हम आपस में लड़ा करते थे और तब आप मुझसे डरा करते थे। बड़ा मजा आता था, अब भी आता है, क्योंकि मेरे मन में आपके लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा आप हर जन्म में मेरे भाई बनकर आए और मुझे ऐसी ही खुशियां देते रहें। आपने जो कुछ मेरे लिए किया है आज के युग में शायद ही कोई करता होगा और मैं आपका एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। आपके नाटक देखकर मैं बहुत प्रसन्न होता हूं, आपकी फिल्में देख के मैं बहुत खुश होता हूं। ईश्वर आपको लंबी आयु दे, बहुत सफलता दे। ये तो अभी आपकी जिंदगी की शुरुआत है और मैं और भी नजारे आपके साथ देखता रहूं। खुश रहो मेरे भाई, खुश रहो। जिस तरह आप माँ बाप का ख्याल रखते रहे, ईश्वर करे हर कोई इसी तरह अपने माँ बाप भाई बहन का ख्याल रखे। धन्यवाद मेरे भाई। बिट्टू, जिसे अनुपम कहते हैं, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू।